बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपके दिन का एक अच्छा खासा हिस्सा गुजर चुका है। आपको वेलकम करते हैं, ये सबसे आगे है और मैं इमरान हसन हूँ। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। उम्मीद यही है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज इंसानी यकजहती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि इत्तेहाद जो है उसमें वो ताकत है कि इसके बगैर हम रह नहीं सकते और हमें मानना चाहिए कि हम अकेले नहीं रह सकते हैं। हमें लोगों की ज़रूरत होती है, हमें एक मुआशरे की, एक कम्युनिटी की ज़रूरत होती है। तो आज के दिन का मकसद भी यही है कि इस चीज़ को पहचाना जा सके कि इत्तेहाद क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल, चाहे माहौलियाती तब्दीली हो, गुर्बत हो, अदम मुसावात हो, जिसका शिकार बहुत हद तक ये दुनिया है, ऐसे कई तनाज़ात, ये दिन, ये वक्त इस बात पर जोर देता है कि जो कौमें हैं, मुआशरे हैं और अफराद हैं, इनके दरमियान मुश्तरका ज़िम्मेदारी और ताउन दुनिया को मज़ीद जामे मरबूत बना सकती है और पायदार बनाने के लिए इस वक्त नागुज़ीर है। जो यकजहती है, ये बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का बुनियादी उसूल है और इंसानी बक़ाए बाहमी की बुनियाद है और इस बात की भी अक्कासी करती है कि हम आपस में जुड़े रहें और एक साथ होते हुए एक दूसरे पर इन्हिसार करते रहें। और जब मिलकर काम करेंगे, जब हम मिलकर काम करते हैं तो मस्बत तब्दीली की ताकत रखते हैं और मस्बत तब्दीली रूनुमा होती है। और ये बड़े ज़रूरी भी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2005 से इसका आगाज़ किया था कि हमें एक आलमी यौम इंसानी यकजहती मनाना चाहिए। तो उसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको हासिल करना जो है वो शुरू किया गया। अब ये दिन जो है पायदार तरक्की अहदाफ की हिमायत करता है और गुर्बत के ख़ात्मे, ज़मीन की हिफाजत और सबके लिए खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए आलमी ताउन की हौसला अफजाई करता है। पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं सब जो हैं वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आई थिंक आज के दिन को मनाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस चीज़ का एहसास करना बड़ा ज़रूरी है कि यूनिटी जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिटी स्ट्रेंथ, रिमेंबर द एसे वी यूज्ड टू राइट हमारे मैट्रिक में, यूनिटी स्ट्रेंथ। तो अच्छा है, यूनिटी के साथ रहिए, एक दूसरे पर इन्हिसार भी ज़रूरी है। दुनिया ऐसे ही चलती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दुनिया के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस रखें, बिल्कुल लूज़ ना कर दें, हालांकि हालात मुख्तलिफ हैं थोड़े से। खैर, इंटरेस्टिंग स्टोरी से आगाज़ करते हैं। ये तो थी कुछ इन्फॉर्मेशन आज के लिहाज से, आपको एक रिमाइंडर दिया हमने। बात करते हैं मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से, जिनकी दरियाए नील में कूदने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। डॉक्टर साहब स्टिल यंग, लुक्स लाइक अ 25 इयर्स बॉय, बहुत ज़बरदस्त। और ये देखें जनाब, एडवेंचर कर रहे हैं डॉक्टर साहब। वाह, बहुत ही एक्साइटमेंट जो है ना वो भी नज़र आ रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने 165 फुट बुलंदी से बंजी जंप का एडवेंचर किया है। इसकी वीडियो जो है हम आपको दिखा भी रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर भी बड़ी वायरल हो रही है। ये रिवर राफ्टिंग करते रहे हैं अपने बेटे के साथ। और आपने कभी की है? मैंने नहीं किया है। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस होता है? बहुत ज़बरदस्त, थाईलैंड के अंदर। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त, बड़े ही एडवेंचरस। और बेसिकली देयर आर सर्टेन कैटेगरीज। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने तो एक्सट्रीम कैटेगरी की होगी, मैंने ज़रा मीडियम रखा था बिकॉज मेरा पहला था तो ज़रा डरा था। बट दिस इज समथिंग, यू नो, यू शुड, वन ऑफ द थिंग्स यू मस्ट ट्राई। अच्छा, ये बोट जो है ये उलट भी जाती हैं समटाइम, ये अब ये देख के डर लगता है। इस वजह से बहुत से लोग नहीं बैठते, लेकिन प्रोफेशनल्स होते हैं आपके पास तो आपको सेव करने के लिए। बट इट्स वन ऑफ द थिंग। डॉक्टर साहब की जो वीडियोज़ या पिक्चर्स आप देख रहे हैं जी, बिफरी मौजूद थी दरियाओं की, और अपने बेटे के साथ रिवर राफ्टिंग का शौक उन्होंने पूरा किया, सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जस्ट टू लेट पीपल एंड आई एम ग्लैड कि ऐसी शख्सियात करते हैं। मुझे याद है जो अलामा तारिक जमील साहब है मौलाना, वो अपनी अक्सर एक्सरसाइज करते हुए वीडियोस पोस्ट करते हैं, उनकी रील्स आती हैं। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि मौलाना साहब बैठे हुए हैं, ही मस्ट बी अराउंड 70 आई बिलीव। और इस एज के लोग जब अपने आप को दिखाते हैं ना वर्कआउट करते हुए, एडवेंचर करते हुए, तो पाकिस्तानी माशरे के लिए बड़ा एक पॉजिटिव वाइब आती है। लोग इंस्पायर भी होते हैं। अच्छा, युगांडा में मौजूद है जिसको आपको पता है कि एडवेंचर कैपिटल भी कहा जा सकता है। यहाँ पर बंजी जंपिंग होती है, रिवर राफ्टिंग की बात कर ले, इसके अलावा और भी बड़े ऐसे एडवेंचर्स और खेल मौजूद होते हैं जिससे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने बेटे के साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हम जब एक दफ़ा घूमने गए हुए थे बाहर ही कहीं, तो एक कैनेडियन कपल से मेरी मुलाकात हुई। एंड जो शौहर थे वो तकरीबन 85 ईयर्स के थे और जो उनकी अहलिया थी वो 80 साल की थी। और वो हमारे साथ, उन्होंने मीडियम कैटेगरी नहीं ली थी, उन्होंने एक्सट्रीम ली थी। तो जो कैनेडियन साहब थे उन्होंने कहा कि ट्राई वन थिंग एवरी डे जिससे आपको डर लगता है, हर रोज़ एक चीज़ वो करें जो आपको डराती है, उसको करें। और ज़िंदगी में आप इस तरह करते जाएंगे और 30 दिन में आप 30 ऐसी चीज़ें करेंगे जो आपको खाइफ रखती हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो आई थिंक डॉक्टर साहब की भी कैसी अच्छी एग्जाम्पल है जो हमने आपके सामने रखी। एग्जाम्पल भी अच्छी है, उनकी एज के ऊपर मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है कि 80 साल के थे वो। जी, और उन खातून ने बताया कि उनकी वालिदा बंजी जंपिंग कर चुकी हैं जिनकी उम्र उससे भी ज़्यादा है। एंड आई वाज अमेज्ड कि अच्छा लोग ये कर रहे हैं और दुनिया कर रही है। खैर, अब बात करते हैं आयजा की। चूंकि एक्टिंग के अंदर भी बहुत सारे लोग खुद को ऑब्सोलीट समझना शुरू हो जाते हैं कि जी अब तो फेम ले लिया, अच्छे फॉलोअर्स आ गए, अब आगे क्या करना है। आयजा खान एक ऐसी एक्ट्रेस
एक्ट्रेस हैं हमारी, खूबसूरत तो हैं ही, मुझे बहुत पसंद है। उसके साथ बहुत ज़्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। अब उन्होंने एक्टिंग की एजुकेशन लेने के लिए बाकायदा जो लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स है ना, उसके अंदर उन्होंने एडमिशन ले लिया। वाह वाह, अदाकारा ने सोशल मीडिया पर ये तस्वीर भी लगाई हैं और अपने मद्दाहों के साथ उन्होंने ये खुशी बांटी है। उनका ये कहना है कि इस एकेडमी में तालीम हासिल करना ना उनका बरसों का ख्वाब था, जो अब जाकर पूरा हो रहा है। ये एक एग्जाम्पल है उन तमाम खवातीन के लिए, मैं समझती हूँ, जो कहती हैं कि शादी के बाद ना अक्सर ज़िंदगी औरत की ख़त्म हो जाती है, बच्चों के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है, वर्किंग वुमेन है, माँ भी हैं, एक वाइफ भी हैं, एक घर भी चलाती है, लेकिन उसके बावजूद अपने जो ख्वाब है ना उसको उन्होंने नहीं छोड़ा है। और एज अ पर्सन मैं आपको बताऊं, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर इनकी रिप्यूट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ, कि इनका अब तक जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड करियर किया से बड़ी फोकस एक्ट्रेस रही हैं। और आई बिलीव एक अच्छी एग्जांपल उन्होंने अब कायम किया हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स के लिए कि आप इंटरनेशनल एकेडमीज में जाएं। आप ऑलरेडी वैसे इतनी अच्छी आयजा, अब और क्या पॉलिश करेंगे अपने आप को। वो लेजेंड बनना चाहती हैं। नहीं, आई बिलीव यंगस्टर्स के लिए तो वो लेजेंड की कैटेगरी में आ गई हैं, इतना अच्छा काम कर चुकी हैं। मेरे पास तुम हो, हु कैन फॉरगेट दैट ड्रामा, इतना अच्छा उन्होंने किया। खैर जनाब, अब आपको एक ऐसी फैक्ट्री के बारे में बताते हैं जो जीन्स की मुरम्मत के लिए लाइफ टाइम गारंटी देती है। कौन सी फैक्ट्री है? लाइफ टाइम। अच्छा, ये फैक्ट्री पाकिस्तान में नहीं बल्कि जापान में है। मैं तो डरी गई थी। इस फैक्ट्री में जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है ना, वो अब नायाब हो चुकी है, मतलब बनती नहीं है अब जापान के अंदर। लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त तरीके से जीन्स को रिपेयर करती है ना कि कई महीनों या सालों नहीं, कई दहाइयों तक उस जीन्स में ना कोई मसला होता ही नहीं। अच्छा, वैसे आपने कहा ना पाकिस्तान में भी अगर ये होती तो मुझे अचंभा इसलिए ना होता क्योंकि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जो दुनिया की बेस्ट डेनिम बनाता है, आपको पता है। और जितने वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स हैं ना, मैं नाम तो नहीं लेता, वो पाकिस्तान में उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है पैंट्स की। हाँ जी, आपके फैसलाबाद वगैरह में हम दुनिया की बेहतरीन एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के मैनचेस्टर की बात कर रहे हैं, आई टेल यू। तो इस लिहाज से अगर होती तो शायद जापान से अच्छी हम बनाते। खैर, इसकी जो मालिकान है उनकी ख्वाहिश है कि इस फैक्ट्री में मजीद मशीनें लगती, अब लेकिन मुमकिन नहीं है क्योंकि ये पुरानी मशीनें अब बनती ही नहीं है, एक्सक्लूसिव है जो आपको दिखा रहे हैं। सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग है। ऐसा कपड़ा जो कि लाइफ टाइम चलेगा, उसकी मरम्मत का काम यहाँ पे हो रहा है। अब चूंकि क्रिसमस सीजन है, क्रिसमस हम आपको इसकी खुशियाँ शेयर करते रहेंगे, जो कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी एंड इन जनरल दुनिया भर के लिए भी एक पॉजिटिव मैसेज आता है, खुशी का पैगाम लाता है। तो जो सांताज होते हैं वो भी अपने अपने एक्शन में नजर आते हैं। अब सांताज एक नए एक्शन में नजर आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों के साथ कनेक्ट करने के लिए। बच्चे जो हैं वो सांता क्लॉज से बातें कर रहे हैं और दिलचस्प सवालात भी पूछ रहे हैं। ये मुहिम जो है डायबिटीज़ के मरीजों के इलाज के लिए फंड इकट्ठा करती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जी सांता क्लॉज ने, और क्रिसमस सीजन को यादगार भी बनाया जा रहा है और साथ ही समाजी काम जो है उनको भी फरोग दिया जा रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये समझती हूँ कि जिस उम्र के बच्चे हैं ना, ये इस उम्र के अंदर ही उनसे बात करना और उनको समझाना कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह की चीज़ों के बारे में, सोशल इश्यूज़ के बारे में, मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं और सारी ज़िंदगी उनकी आई थिंक इट्स द बेस्ट एज टू लर्न। एक बच्चे को सिखाने के लिए एक बेहतरीन उम्र है और ये बहुत ज़रूरी है कि उस बच्चे को सिखाया जाए और एक अच्छा मैसेज दिया जाए। हमें भी विद द टाइम अपने त्योहारों को ना, हमने अपने त्योहारों को बहुत लिमिटेड कर लिया। हमारे त्योहारों को भी उस एक सर्टन लिमिटेशन से निकल के ना तरबियत की तरफ आना चाहिए। हाँ, कि हमारे लिए कैसे ही हमारे बच्चों के लिए कुछ लर्निंग भी उसके अंदर, कुछ खुशियों की तकसीम हो। हम तो इतने लिमिटेड है, मैं आपको लिटरली बताऊं, ईद पढ़ते हैं ना, ईद मिलते भी नहीं है। अब पाकिस्तानियों का ये हाल हो गया। हालांकि ईद के लिए सुन्नत है कि आप दाएं बाएं लोगों को मिल के उसके बाद आप घर जाएं। हम क्या करते हैं, ईद पढ़ते हैं और फौरन निकल के सफ़े तोड़ते हुए घर पहुंच जाते हैं। असल में तो ईद इस चीज़ का मैसेज है ना कि आप एक दूसरे के करीब आए, गले लगाएं एक दूसरे को, अजनबी को गले लगाएं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब पूछते हैं ना कि भाई ईद कैसे गुजरती है, तो क्या जवाब होता है? सोते हुए गुजरती है बोर। तो अपने त्योहारों को प्रोडक्टिव बनाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्विकली आपको स्पेस में ले जाते हैं। हमारा ड्रोन सिर्फ पाकिस्तान, आपको स्पेस चाहिए, दुनिया भर में नहीं आता, हमें स्पेस की खबर चाहिए। और नासा जो है उसने सुनीता विलियम्स और बिच विल्मोर की वापसी में मजीद ताखीर की तस्दीक की है। ये दो एस्ट्रोनॉट्स हैं, आपको पता है काफ़ी अरसे से फंसे हुए हैं। वो तो कहते हैं कि हम एंजॉय करें, लेकिन अब इट्स बीन लॉन्ग। इन्होंने वापस आना था लेकिन बहुत अरसे से वहाँ पे मुकीम है स्पेस स्टेशन के ऊपर, और इनके वापस आने में अभी तक प्रॉब्लम हो रही है। तकरीबन 9 महीने हो चुके हैं और फरवरी में कहा जा रहा है कि ज़मीन पर वापस आना था इन्होंने, लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। जो खलाई स्पेस एजेंसी है नासा, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने भेजा था इनको तकरीबन 8 से 10 दिन के लिए, लेकिन वहाँ फंस गए। अमरीकी खलाबाज सुनीता विलियम्स और जो दूसरे खलाबाज हैं बिच विल्मोर, उनको ज़मीन पर लौटने के लिए अभी मजीद इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उनके रेस्क्यू मिशन में अब एक और ख़राबी आ गई है। विलियम्स और विल्मोर का मिशन सिर्फ 8 दिनों के लिए तरतीब दिया गया था, लेकिन अपने खलाई जहाज़ में तकनीकी मसाइल की वजह से वो ISS में फंस चुके हैं। अच्छा, वैसे इस खलाई स्टेशन के अंदर जो अशिया की तरसील है उसका एक बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम मौजूद है, लेकिन आई स्टिल थिंक कि जब आपके जहन में ये आ जाए
जाए कि मैं वापस नहीं जा सकता और टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं जा सकता और यहाँ से कोई फ्लाइट भी नहीं जाती, यहाँ पे कोई सवारी भी नहीं है, स्पेस में आप, तो मुझे लगता है थोड़ी फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अगर आपने अगर तस्वीरें देखी हो सुनीता विलियम्स की जब वो गई थी और अब जो उनकी सिचुएशन है बहुत ही कमजोर हो चुकी है। आई मीन वो ठीक है, उन्होंने एक फेस रखना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अफेक्ट होता है इस चीज का। तो अब थोड़ा सा मौसम की बात कर ज्यादा कर लें, थोड़ी सी और ज्यादा कर लेते हैं, मौसम की बात कर लेते हैं। जी आज क्या कैसा रहने वाला है, टेंपरेचर्स आपको बताते हैं। चलें जी, सबसे पहले हमने बात करनी है इस्लामाबाद की। आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर मौसम शदीद है, बलाई इलाकों में भी शदीद है। यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो कितना रहेगा तकरीबन? जी बताइएगा, कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद में। कराची में 11 है, कराची में 11 है और कराची में 11। अच्छा, पेशावर में कम से कम आज 0.4 है आज पेशावर। चले अब जरा क्विकली अपडेट कर दें। इस्लामाबाद में कम से कम रहेगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम रहेगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम 11 और ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा में कम से कम -3 और ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कोयटा में कल तो इट वाज -4 है ना, कल इट वाज -4, आज इट्स -3। थोड़ी सी सर्दी कम हुई है बट ओब्वियसली माइनस में। स्टिल वो अथॉरिटीज जो कि गैस की लोड शेडिंग करती हैं उनसे वंस अगेन अपील, गैस खाने के टाइम पे मिलनी चाहिए, नाश्ते के टाइम पे मिलनी चाहिए। बाकी औकात में चलें आप लोड शेडिंग कर ही लें तो हमें कोई इशू नहीं है। वेदर अपडेट आप तक पहुंची, अपना ख्याल रखिए इस मौसम में, अपने आप को कवर रखिए। अब थोड़ी सी सियासी ग्राउंड की बात करते हैं जहाँ पे हमेशा सर्दी हो, बहार हो, खिज़ां हो, यहाँ पे गर्मी ही रहती है। यहाँ पे ना हीटेड टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। हुकूमत और अपोजिशन सरदमोरी भी तो रहती है, सरदमोरी रहती है, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी मसबत खबरें हैं बाहर क्योंकि मुज़ाकरात शुरू हुए हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, इम्कानात में इजाफा हुआ है। इस मकसद के लिए जो रवां हफ्ता है ना, इसी में पार्लिमानी कमेटी बनाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हल्के फुल्के आसार नमूदार होना शुरू हो गए। अच्छा, वज़ीर आज़म जो इस वक्त मिस्र में है उनकी वतन वापसी होगी, उसके बाद इस कमेटी का जो है बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा। रिपोर्ट्स जो हैं वो ये आ रही हैं कि पार्लिमानी कमेटी को मुज़ाकरात के दौरान अपोजिशन के पॉइंट्स पर मुशावरत और फैसलों का मुकम्मल मैंडेट हासिल होगा। उनको मुकम्मल मैंडेट दे दिया जाएगा कि भाई आप जो है ना करें मुज़ाकरात और उनकी बात भी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो कुशन एक हुकूमत को चाहिए था ना कि वो थोड़ा कुछ अपने फैसले करें, क्योंकि जब आए थे महंगाई थी, पीडीएम जब गवर्नमेंट गई थी, वो कुशन तहरीक इंसाफ ने अपनी गलतियों से इनको दे दिया। अब थोड़ा गवर्नमेंट कंफर्टेबल हो गई है, माशी पॉलिसियां बेहतर हो गई हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, महंगाई कंट्रोल में है, थोड़ी बड़ी नहीं है ज्यादा। तो मुझे लगता है कि अब तहरीक इंसाफ जो है ना वो स्पेस लूज कर रही है। खैर, दूसरी जानिब अगर हम मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से थोड़ी सी बात करें तो इस पर भी इत्तफाक राय की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान से खुद रब्ता किया है और आज दोपहर को एक्सपेक्टेड है कि एक मुलाकात भी हो सकती है हमारे शो के बीच में ही हो जाए। इस मुलाकात में जो मौलाना है वो जो इत्तेहाद तंजीमात मदारिस हैं उसका मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने ओवैसी रखेंगे और उम्मीद है कि अफ़ाम तफ़हीम से मसला हल हो जाए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मदारिस को अलग करने के हवाले से जो हुकूमत है उसके अपने कंसर्न्स हैं और मौलाना कहते हैं कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर मुज़ाकरात और ये जो मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला, इन पर बात कर लेते हैं, तज्जिया ले लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट शौकत पराचा साहब ने बड़े दिनों बाद हमारे साथ मौजूद। शौकत पराचा साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फाइनली अब एक पार्लिमानी कमेटी भी बन रही है मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, उन शराइत का क्या हुआ जो रखी थी पीटीआई ने कि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, जब तक हमारे सियासी कैदी रिहा नहीं होंगे, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उसका क्या हुआ? बहुत शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग। जो स्पेस की आप एग्जांपल अभी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि वो स्पेस क्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स फंस चुके हैं, हमारी कौम भी कोई उसी तरह ही स्पेस क्राफ्ट में ही हम फंस चुके हैं। हमें कोई पता नहीं है कि ये हमें शिप जो है हमें कहाँ लेके जा रही है। ये भी मुज़ाकरात के साथ साथ कह दिया गया था कि इतवार तक हुकूमत के पास टाइम है, यानी आज जुमा है, कल सैटरडे है और फिर संडे है, हुकूमत फैसला करे। अदरवाइज फिर हमारी वो जो रेमिटेंसेस वाली है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे ना भेजें। वैसे बैरून मुल्क पैसे तो पता नहीं बंद होंगे या नहीं होंगे, लेकिन पाबंदियां आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की 4 कंपनीज पे, एक सरकारी और 3 जो निजी कंपनीज हैं, बिजनेस परसूट्स हैं, उन पर तो पाबंदियां लग चुकी हैं। लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से कल भी जी पराचा साहब कुछ ना कुछ तो बहरहाल एक कहते हैं ना कि एक डायरेक्शन मिल रही है। अभी मिली तो नहीं है, जो शराइत हैं वो शराइत चलती रहती हैं, वो शराइत टेबल पे भी और भी शराइत आती रहें।
लेकिन बुनियादी बात यह है कि क्या फ्रीकैन आमने सामने मेज पर बैठकर उसी मेज पर ये मामला हल करना चाहते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बाकी सारी जो गिमिक्स हैं एटमॉस्फेरिक्स को बेहतर करने के लिए हैं कि अपोजिशन अलायंस बन जाए। पहले भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाला एक बड़ा अलायंस बना था। अब मौलाना साहब आज वज़ीर आज़म पहुंच चुके हैं पाकिस्तान में, वो रात को आ गए थे। उन्होंने आज जुम्मे के बाद बुलाया हुआ है मौलाना फजलुर रहमान साहब को। तो मदारिस बिल वाला जो मामला है उस पर तो मैं भी समझता हूँ। ठीक है, इसमें ये मदारिस वाले पे आते हैं, इस पे जरा मैं आपकी राय अलग से चाहूंगा, लेकिन पहले ही जो मुज़ाकरात की बात हो रही है इस पे एक सवाल ये है कि इस वक्त मुज़ाकरात शौकत पराचा साहब किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं? हुकूमत के लिए जो अपनी पॉलिसीज़ को आगे लेके चलना चाहती है, जिसको जारी बात है अगर इकोनॉमिक समरात चाहिए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, क्या ये मुज़ाकरात हुकूमत के लिए इंपॉर्टेंट है इस वक्त, या तहरीक इंसाफ को जिनकी पॉलिटिक्स इस वक्त दाव पे है, जिनकी पार्टी टूट फूट का समहाउ शिकार है, लीडरशिप जारी बात है जेल के अंदर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, जिसको ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए इसके ऊपर आपके ख्याल में? मुज़ाकरात की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है, आपको है, हम पाकिस्तानियों को है कि हमारा मुल्क जैसे स्पेस क्राफ्ट की एग्जांपल आपने दी, मैंने उसको जरा और एंगल मुझे लगा सिर्फ सियासी जमात नहीं है। जैसे मुल्क जी भाई साहब, मेरी और आपकी जरूरत है, लेकिन पीटीआई ने, चूंकि पार्टी पॉलिटिक्स की बात हो रही है, पीटीआई ने तो 9 मई भी उनके ऊपर एहतजाज, अक्टूबर में भी आया, संजानी में भी जलसा हुआ, लाहौर में भी जलसा हुआ, 26 नवंबर भी हो गया। लेकिन एक चीज जरूर ज़हन में रखें कि जो जनरल फैज साहब वाला मामला है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है पीटीआई के लिए इटसेल्फ। अच्छा, वो जो मामला अब आगे बढ़ रहा है, वो पहले मार्शल की कार्रवाई शुरू हुई, फिर कर दिया, अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, मुज़ाहिर है पीटीआई पे प्रेशर तो आ रहा है, पीटीआई तस्लीम करे ना करे। अदरवाइज मुझे ये बताएं, पीटीआई जो मुज़ाकरात पे राजी हुई है, आखिर क्या है? इन्हीं सियासी कुव्वतों के साथ, इसी सियासी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। पहले से पीछे नहीं हटते थे, पहले तो सीधा सीधा कहते थे कि चूंकि पावर फौज के पास है, ताकत का सरचश्मा फौज है, तो हम सिर्फ फौज से मुज़ाकरात करेंगे। अब क्या ऐसी तब्दीली आई सवाए जनरल फैज हमीद साहब वाले केस के कि उन पे चार्जशीट हो गई, अब वो एक अगेन प्रोसेस चल पड़ा है। वक्त की कमी है तो हम मौलाना फजल रहमान वाला मामला जो है और जो मुलाकात होने वाली है आज वज़ीर आज़म से, आपको क्या लगता है नतीजा खेज होगी? देखिए, मैं आई मेंटेन वन थिंग ऑलवेज, चकजई साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, मियाँ शहबाज शरीफ हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, ये सियासत में एक ही दौर में आए और मसलसल इकट्ठे रह गए हैं, कभी रूठते रहे हैं, कभी करीब आते रहे हैं, कभी दूर रहते रहे हैं। ऐसी कोई फंडामेंटल इनके दरमियान प्रॉब्लम नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये कहें कि वो पुलवामा वाला वाकया हो जाए तो मैं तो इनके साथ नहीं बैठूंगा, या फिर इलेक्शन के बाद की सूरत हालों को मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा। ये आपस में है, इसलिए मुझे भरपूर यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान रास्ता भी दिखा देते हैं और बात भी करते हैं। कुछ कॉम्प्रोमाइज की सूरत हाल में ये मामला हल हो, क्योंकि इंटेंट हुकूमत का और मौलाना फजलुर रहमान का ये नहीं है कि तसादुम हो, टकराव हो, और उस टकराव में ये भी ना सोचा जाए कि किसका नुकसान हो रहा है और आपका शुक्रिया। कॉम्प्रोमाइज की सलाहियत दोनों पार्टी। आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए भी आवाज़ उठाई, हुकूमती और अपोजिशन की लड़ाइयों के दरमियान आपने इस्लाह आपका और मेरा है, आवाम का है। थैंक्स गॉड के कोई इस तरह इस एंगल से भी सोचे कि कम से कम बीच में आवाम एग्जिस्ट करती है, और सारा मसला खैर होता ही आवाम का दुनिया भर में। यहाँ पे थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है और बाब इख्तियार ज़्यादा अपने मामला को सेटल करने में लगे रहते हैं और आवाम कहीं इग्नोर हो जाती है। खैर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच शौकत पराचा साहब, सीनियर तजियाकार। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको रीजॉइन करते हैं। वेलकम बैक। हम आपकी हेल्प करते रहते हैं मुख्तलिफ ऐसे मसाइल को सामने लाने के लिए जो तकरीबन हम सबके साथ ही कहीं ना कहीं होते हैं और हल नहीं मिल रहा होता। अब एक ऐसा मसला है जो हम कह सकते हैं, सेफली कह सकते हैं कि हर घर की कहानी, तकरीबन हर घर की कहानी है, और वो मसला है अक्सर वालिदैन यानी कि घर के बड़े वो ये शिकायत करते नज़र आते हैं
कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। अच्छा, मुझे लगता है हर जनरेशन के अंदर ये मसला होता है। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन जो है वो हमें कहती थी हमारे बच्चे बात नहीं मानते। अब हमारी जनरेशन के जो यंग पेरेंट्स हैं वो भी ये कहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो बात नहीं मानते। आपको क्या लगता है कि जनरेशन जो है जेनजी जो है वो वाकई में बात नहीं मानती है या कुछ बेहतर है पहले से? मुझे लगता है कि कुछ ये मसला है कि वो साइकोलॉजिकली कि वो उनको समझ नहीं आती बातें उस जनरेशन की, उनको लगता है कि ऑब्सोलीट बातें हैं, हम ये क्यों माने। और कुछ तरबियत का भी रोल होता है इसके अंदर। बहरहाल हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, इट इज़ अ सोशल एक्सपेरिमेंट, आपको ऐसी चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। वो एक्सपेरिमेंट हमने कहा हमने भी हम शेयर करें लोगों के साथ। एक्सपेरिमेंट क्या है आयशा? वो एक्सपेरिमेंट जो है वो रेहान अहमद ने रिपोर्ट बनाई है, उसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट किया है। देखते हैं, आप भी देखिए हम भी देखते हैं। एक ज़माना था जब बड़ों की बात को हरफ आखिर समझा जाता था, मगर अब वक्त और ज़माना बदल चुका है। टेक्नोलॉजी, आज़ादी की ख्वाहिश और बदलती हुई सकाफती इक़दार ने बच्चों की सोच को बहुत बदल दिया है। अब बच्चे न सिर्फ ये कि बड़ों की बात कम कम मानते हैं, बल्कि अपनी बात मनवाने की कोशिश भी करते हैं। हम इस कमरे में एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, कुछ बच्चों को कमरे में बिठाते हैं और किसी बड़े को कमरे में इनवाइट करते हैं, फिर देखते हैं कि कितने बच्चे उस पर अपना रिएक्शन देते हैं। आइए। इस एक्सरसाइज से साबित हुआ कि बहुत कम बच्चों ने खातून के कमरे में आने को नोटिस किया, मगर ना तो किसी ने सलाम किया और ना ही अपनी जगह से खड़े होकर उन्हें वेलकम कहने की जहमत की। ऐसा होने की वजह क्या थी, ये जानने के लिए हमने बात की नौजवानों से। आजकल सब अपने ऊपर ही फोकस्ड होते हैं, वो ये नहीं समझते इतना इम्पोर्टेंट कोई जाके वो दूसरों को ज़्यादा अटेंशन दे, वो अपने ऊपर ही रहते हैं। जनरेशनल गैप है। जो पेरेंट्स जो जिस तरीक़ों से तौर तरीक़ों से वो पढ़े बड़े हैं, उनको लगता है कि वहीं बच्चों पे भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन हम अब एक इस जनरेशन में जहाँ पे बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इंटरनेट की सहूलत है, बाहर की एजुकेशन है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो फिर हम उन चीज़ों के हम उस तरीक़ों से नहीं अपनी लाइफ को आगे कर सकते, क्योंकि हमारे पास अब वो आ गई है ना चीज़ें। अब हमें पता है, हमें अवेयर है, हम अवेयरनेस पैदा हो गई है। अब जो ये गैप इस तरह का है ना, ये आई वुड ब्लेम द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कि आजकल बच्चों को बहुत जल्दी सेल फोन्स दे देते हैं, लैपटॉप्स दे देते हैं, एंड वो बाहर की मूवीज़ और टीवी शो से इतना इन्फ्लुएंस होते हैं, विच बेसिकली शो कि नॉर्मल है, आप पेरेंट्स को ऐसे ट्रीट करो एंड इट्स ओके। और वो उस चीज़ से बच्चे सीख जाते हैं कि वो जो कर रहे हैं वेस्टर्नर्स वो ठीक है और हम गलत हैं। अपने तर्ज अमल के बारे में नौजवान नस्ल के ख्यालात अपनी जगह, मगर बड़ों का इस बारे में क्या कहना है, आइए चलकर उन्हीं से जानते हैं। प्राइमरी जो मॉरल वैल्यूज़ की दरसगाह है माओं की तरफ से, उसकी तरफ से कमी है। जो कि मैं अपने वक्त में देखूं तो हमारी माँ तो हर वक्त बच्चे के साथ होती थी। अब माँ को जो है दो तरफा है, अगर वो हाउस वाइफ है तो ठीक है, लेकिन अगर वो वर्किंग लेडी है तो उसके पास टाइम नहीं है कि वो अपने एक छोटे से बच्चे को 10 साल तक किस तरीके से तालीम और तरबियत। बच्चों के ऊपर पढ़ाइयों का और ग्रेड्स का इतना बोझ डाल दिया गया है कि 95% मार्क्स लेने के लिए अब वो क्या क्या सीखें और क्या क्या पढ़ें और क्या क्या करें। उनको यही दौड़ लगी रहती है कि 95% मार्क्स हमने लेने हैं तो इसके लिए हम करना है। ये जो आखिरी वाला कमेंट था ना, आंटी वाला? मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। बच्चों को इतना समटाइम्स ओवर बर्डन कर दिया जाता है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, बच्चों के साथ बैठे तो सही, बात तो करें, कम्युनिकेट तो करें। वालिदैन को लगता है या हम बड़ों को लगता है कि हमने सिर्फ डिक्टेट करना है। कभी कभी मुझे खुद एहसास होता है हम अपने यंगस्टर्स के ज़्यादा ही कि उस्ताद बन जाते हैं ना, कभी दोस्त भी बन जाया करें। जब दोस्त बनेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा, होगा। इस रिपोर्ट के अंदर रेहान ने यंगर जनरेशन से भी बात की है, मिलेनियल से भी बात की है और दूसरी भी बात की है, उन लोगों से भी बात की। उन सबका यही कहना है कि वो हमारी बात नहीं मानते, बच्चे भी कह रहे हैं वो हमारी बात नहीं मानते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन नहीं है, तो कम्युनिकेशन होगी तो मुझे लगता है ये वाले मसले बहुत जरूरी है। अच्छा जी, एक कभी कभार एक मामले में कम्युनिकेशन
लेकिन वैसे तो आयशा अक्सर कहती है ना, कम्युनिकेशन इज द की। ओवर कम्युनिकेट जब हो जाती है ना चीज़ें, या सडन कम्युनिकेट होती हैं, तो एक चीज़ पे बड़ा इंपैक्ट आता है, वो हमारी स्टॉक मार्केट है। पिछले मुसलसल कुछ अरसे से हम खबरें दे रहे हैं कि जी हिस्टोरिक हाई जा रही है, और जा भी रही थी। कल बड़ा शदीद दबाव, तनाव एकदम से आ गया, और तारीखी मंदी एक दिन के अंदर KSE 100 इंडेक्स के अंदर हमने देखी 3.3% की शरह से तकरीबन 4000 पॉइंट्स, यानी कि 4000 पॉइंट्स की मंदी का मतलब ये कि कल इतनी ज्यादा सेलिंग हुई, बाइंग बहुत कम हुई, ये डिफरेंस इतना ज्यादा हुआ। 73.94% कंपनियों के शेयर्स जो हैं उनकी कीमत कम हो गई। दूसरी जानिब ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें 3 करोड़ 10 लाख का इजाफा हुआ है। ज़खायर 12 अरब 8 करोड़ डॉलर्स हो गए हैं। स्टेट बैंक ये बता रहा है कि कमर्शियल बैंकों के पास इस वक्त 4 अरब 55 करोड़ 12 लाख डॉलर्स मौजूद हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन है स्टॉक मार्केट की, उसके अंदर मंदी है, शदीद मंदी है। एक दिन के अंदर 4000 पॉइंट्स की कमी, डेफिनेटली इसके ऊपर बात करनी बनती है कि क्या रीज़न बनी है। स्पेकुलेशन के ऊपर मोस्टली हम बात करते हैं कि ज़रा सी स्पेकुलेशन आती है तो जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर उतार चढ़ाव में नजर आता है। इतनी बड़ी कुछ सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है जितना बड़ा डिप आया है। कुछ लोग कह रहे थे कि इसकी जो सिग्निफिकेंट राइज है ना, उसके पीछे क्वेश्चंस हैं। हमारे साथ शकील रामे साहब हैं, आई बिलीव एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमी को समझते हैं, उनसे ज़रा राय लेते हैं। शकील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया, और गुड मॉर्निंग भी आपको। हमें थोड़ा सा समझाइए, ये एकदम से जो डिप है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो सकता था, जब फास्ट ग्रोइंग मार्केट है दुनिया भर से, यानी कि लोग इतना बाय कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं मार्केट के ऊपर, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, उसके बावजूद ये खबर क्यों आई? क्या रीजन है इसके पीछे आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, पहली बात यह है, जब ये बढ़ रही थी स्टॉक मार्केट तो उसी वक्त ये लोगों ने इसको, यानी कि जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताना शुरू कर दिया था, बी कॉन्शियस, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है, इसमें करेक्शन होनी थी। क्योंकि जो हमारा इस वक्त मार्केट की जो ग्रोथ है वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से हमारी स्टॉक एक्सचेंज का बढ़ रहा था। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मेजर फैक्टर्स नजर आ रहे थे, जो कि उस वक्त लोगों ने इग्नोर किया, जिस पे बात नहीं की। एक तो ये था कि देखें, पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट जो है कि प्राइवेट बैंकों से बहुत ज़्यादा कर्ज ले रही है। जब बहुत ज़्यादा कर्ज लिया जाता है तो उन बैंकों का जो प्रॉफिट है बहुत बढ़ता है, और उनके जो स्टॉक हैं वो बहुत ऊपर जाते हैं यकदम। ये एक फैक्टर था जो कि सस्टेनेबल नहीं था। दूसरा ये था कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी पे टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये एक स्पेकुलेशन है, अभी इस पे कोई स्टडी नहीं हुई, मगर बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं कि जब प्रॉपर्टी पे टैक्स आया तो रियल एस्टेट के जो कुछ लोग थे उन्होंने अपना पैसा डाइवर्ट करना शुरू किया स्टॉक मार्केट में, तो वो भी एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं थी, फॉर टाइम बीइंग थी। तो इस, और तीसरी बात यह है कि हमारी मार्केट का साइज उतना नहीं है कि जितनी तेजी से ये बढ़ रही थी। तो उसी वक्त से लोगों ने, जो कि मार्केट के यानी कि वो लोग हैं, उन्होंने बताना शुरू कर दिया था भाई मुतनब्बा रहे। हो सकता है, लेकिन रामे साहब इसमें एक अहम नुक्ता है ना, अमूमी तौर पे जैसे मैंने स्टॉक्स लिए हुए, मैं स्टॉक्स तब बेचूंगा, मैं वैसे उसको रोक के रखूंगा या आप रोक के रखेंगे कि अच्छा यार कल बढ़ जाना है, 5 रुपए का लिया है, कल 10 का 15 का 20 का होगा, मैं तब उसको फौरन बेचने के लिए चला जाऊंगा जब कोई मुझे आके कहेगा कि यार ये स्टॉक जो है ना, इस फैक्ट्री में आग लगने वाली है, या ये खुदा न खास्ता ऐसा मुल्क के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है, तो आप इसको नहीं रखो, और मैं फौरन जाके उसको सेल आउट करूंगा, और ये पैनिक सब इन्वेस्टर्स में फैलेगा, वो अपने स्टॉक्स बेच देंगे, और जो सेलिंग है वो ज्यादा हो जाएगी, बाइंग कम होगी, डेफिसिट आ जाएगा। ये डेफिसिट अमूमी तौर पर किसी खबर की वजह से आता है, उसका इंपैक्ट होता है, ऐसा तो कुछ भी हमारे सामने नहीं हुआ, तो उसके बावजूद एक दिन में इतना उतार फिर कैसे आ गया? मैं यही बता रहा हूँ ना कि ये हमारा सस्टेनेबल नहीं था, ये अननेचुरल था, कि जो बस लोगों ने, जिस तरह आप कहते हैं ना कि पैनिक हो जाता है, इसी तरह लोग ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं। अच्छा मार्केट इतनी बढ़ रही है यार मैं भी खरीद लूँ, लगता है ये जो शेयर आया इसका बढ़ होगा। अब मैं ये पहले बात बताइए ना कि जो वो मार्केट सस्टेनेबल होती हैं जो कि बैक्ड बाई होती हैं प्रोडक्शन सेक्टर, यानी कि आपकी इंडस्ट्री कैसी चल रही है, आपका सर्विस सेक्टर क्या डिलीवर कर, सर्विसेज में तो बैंकिंग अच्छा था बट प्रोडक्शन सेक्टर कैसे डिलीवर कर रहा है। अब देख लेंगे हमें किसी, यानी कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या जो इस स्टॉक मार्केट में बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनका तो हमें इतना कोई बड़ा नहीं नजर आया कि उनकी कोई ग्रोथ में इजाफा हो रहा है। ग्रोथ में जो लेकिन प्रोडक्शन साइड पे भी जब हमने पॉलिसी रेट कम किया है, हम इसको मेरे ख्याल में 22 से ऑलमोस्ट अब इसको 13 पे लेकर आए हैं, अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट है, इतना कम किया है। 2% कमी का मतलब ये है कि मोर फ्लो ऑफ द कैपिटल इनटू द मार्केट, गवर्नमेंट से ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ की तरफ उसका फ्लो ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा उसको लेंड कर पाएंगे, बैंक लेंडिंग करेंगे। तो ये भी तो एक अच्छी खबर थी 2 दिन पहले। देखिए ये अच्छी खबरें हैं, मगर देखेंगे अभी भी जो 11% होगा हमारा, 13 या 11% जो भी होगा अभी हमारा, उसके साथ साथ आपका होता, देखिए सिर्फ रेट कम करने से आपके इन्वेस्टमेंट का फ्लो नहीं होता, ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट का फ्लो होता है वो आपके इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ पे होता है। क्या उसमें जाके रेट कम हुआ तो क्या अभी लोगों को जो लाइसेंस लेने का, यानी कि जो लेना बिजनेस का, वो कम डे हो गए हैं,
या कि उनको जो Ease in business नहीं। शकील साहब, इंटरनेशनली कोई बड़ी खबर अगर आ जाए और स्पेशली उसके अंदर अगर अमेरिका इन्वॉल्व हो, तो आपको लगता है उसका भी इफेक्ट होता है? क्योंकि हमें याद है जैसी ट्रम्प जो हैं वो प्रेसिडेंट अनाउंस हुए कि वो जीत गए हैं, उसके बाद बिटकॉइन जो है वो ऊपर चला गया। अभी रिसेंटली जो ये खबर आई है कल अमेरिका की तरफ से 4 इदारों पे जो पाबंदी लगी, आपको लगता है कि वो भी एक रीजन हो सकती है इतने बड़े डिप की? नहीं, वो देखिए, वो हमारी इकोनॉमी पे पाबंदी नहीं है, वो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे कोई पाबंदी नहीं है। वो सिर्फ 4 कंपनीज हैं और उन कंपनी से प्राइवेट बिजनेस का कोई लेना देना नहीं मोस्टली होता, जो कि क्या कहते हैं कि जिसका इन चीज़ों में होते हैं। वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं होंगी प्राइवेट सेक्टर की। वो ये देखें डिफरेंस होता है ना, एक इकोनॉमिक सैंक्शंस लगना आपकी इकोनॉमी पे या एक सिंगल आउट होना कुछ कंपनियां। अब देखें ना, आप चाइना की कितनी अभी मोस्ट रिसेंटली 140 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट उन्होंने उस पर सैंक्शंस लगाई हैं, चाइना की जो है अमेरिका ने। अमेरिका उनके बिजनेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये भी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अगर तो आपकी मार्केट स्पेकुलेशन पे या यानी कि सस्टेनेबल जो अनसस्टेनेबल मेथड से बढ़ रही हो तो उस पर तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, मगर जो सस्टेनेबल तरीके से बढ़ रही हो उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये समझे कि ये बबल बनती जा रही थी स्टॉक मार्केट, ये जो 1 लाख से क्रॉस कर गई थी, ये बबल बनती जा रही थी, बन चुका था। तो शकील साहब, अब क्या आपने कहा मार्केट अपने आप को करेक्ट करना था, इसने क्या करेक्ट कर लिया है मार्केट ने, या आपका क्या तज्जिया है? मजीद भी इसमें डिप आएगा? नीचे जाएगी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसको यानी कि 70-80 हज़ार तक आएगी। अच्छा, 70-80 हज़ार तक जाएगी। वैसे जो मैंने कुछ जो स्टॉक एक्सपर्ट्स को फॉलो किया वो कहते हैं कि इसमें 1.5 के तक जाने की, यानी कि 1.5 लाख तक जाने की, पॉइंट्स तक जाने की पोटेंशियल मौजूद है, जो मैंने थोड़ा लोगों को फॉलो किया। देखिए, आप मैं एक बात समझें, जो पोटेंशियल है ना वो इस पे कैलकुलेट करते हैं पाकिस्तान में बिजनेस कितना है, पाकिस्तान में कितने लोग स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इनका नंबर तो पढ़ें, कितने लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में, ना 6 लाख है समथिंग लाइक इस तरह कुछ आता है। पाकिस्तान में तो कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट करने बहुत ज्यादा लोग नहीं है। फिर कितनी कंपनियां जो यानी प्रोडक्शन की कंपनियां बढ़ रही हैं, अब यानी कि उसको देखें जब कैलकुलेशन करते हैं ना पोटेंशियल क्या है। ये ऐसे ही है ना कि जब हम कभी स्टेटमेंट सुनते हैं पाकिस्तान तुर्की में $7 बिलियन का ट्रेड का पोटेंशियल है, उसको मटेरियलाइज कैसे करना है, पोटेंशियल होना एक और चीज होती है। लेकिन रामे साहब, ये फिर कोई अच्छा ट्रेंड तो नहीं है ना? हमने जितने पैसे अपने प्लॉटों के अंदर फंसाए हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर और फाइलों के अंदर फंसाए हैं, अरबों खरबों रुपए कौम के फंसे हुए, हम सब कहीं ना कहीं इसके डंगे पे बैठे हैं, तो उससे तो ये बेहतर है कम से कम एक रनिंग कैपिटल है। अच्छा, क्विकली मुझे ये बताइए कि अगर ये पैसा हमारा रियल स्टेट में भी अब नहीं जाएगा जिस पे टैक्सेस लग गए, आपने कहा कि ये अनप्रेडिक्टेबल है, स्टॉक्स में भी नहीं जाएगा, तो पाकिस्तानियों का पैसा सर जा किधर है? फिर सारा दुबई जा रहे हैं, क्या हो रहा है रामे साहब? देखें, जो पहले आपने बात की ना, पैसे फंसे हुए हैं हमारे सब लोगों के, हमारी देखें ये बेसिकली ग्रीड होती है इंसान की, इसलिए डबल शाह जैसे करैक्टर आते हैं जो लोगों को बताते हैं बस दिन में नहीं रात में आपको हो जाएंगे आप अमीर। तो देखें, इसमें सबसे अक्लमंदी होती है आप वहां इन्वेस्ट करें यहाँ से सस्टेनेबल सोर्सेज हो, और सस्टेनेबल जो सोर्सेज होते हैं मोस्टली वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, वो यकदम नहीं होता कि ओवरनाइट आप बहुत अमीर हो जाते हैं। अब जो पैसा जाएगा कहाँ, अब ये डिपेंड करता है कि आया कि गवर्नमेंट लोग फिर वेट करते हैं स्टॉक मार्केट का, या गवर्नमेंट जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट लाती है, लोग इनकरेज होते हैं कि वो किसी ना किसी सेक्टर में पैसा लगाएं, छोटा कारोबार करें, बड़ा कारोबार करें, किसी में इन्वेस्ट करने की। चलें, थैंक यू वेरी मच, आपकी राय का बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा इंतजार करना से प्राइम मिनिस्टर ने अब दोबारा फोकस हाउसिंग की तरफ कर दिया है, टास्क फोर्स बना दी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, जो हाउसिंग के ऊपर काम करने वाली है, और ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट तो कर ही रही है, तो हाउसिंग के ऊपर भी फोकस है। लेट्स सी किस तरफ जाता है ये मामला। भारत स्टॉक के अंदर डिप आया है, वो लोग जो परेशान हैं अब थोड़ा हौसला करें और आगे रीड करके डिसीजंस लें, थोड़ा सब्र करें, हौसला करें। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। एक मरतबा फिर से थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, जो ब्रेक पर जाने से पहले हमने थोड़ी सी बात की थी अपने सवालों के तौर पे, कि अमेरिका जो है उसने कुछ पाबंदियां लगा दी हैं, कुछ इदारों पर पाबंदियां लगा दी है पाकिस्तान के, और ये इल्ज़ाम लगाया है कि ऐसे मिसाइल पाकिस्तान तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया के बाहर भी अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। अमेरिका के कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइनर ने यह दावा किया कि पाकिस्तान तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है, जिससे पाकिस्तान जनूबी एशिया के बाहर अमेरिका तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर लेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तानी इक़दामात को उभरते हुए खतरे के अलावा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। पाकिस्तान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में तेज़ी से तरक्की की है, और में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम से लेकर ऐसे आलात शामिल हैं जो बड़ी रॉकेट मोटर्स के जरिए एक तजर्बे को मुमकिन बना सकते हैं, और इस तरह अमेरिका सेज कि हम अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते। पाकिस्तान के इस मिसाइल प्रोग्राम पर जो अमेरिकी पाबंदियां हैं, पाकिस्तान इसको अफसोसनाक करार दिया है, जानिबदाराना करार दिया है। हमारी जो फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन है
है। उन्होंने कहा है कि ये जो स्ट्रेटेजिक सलाहियतें हैं ये खुद मुख्तारी के लिए हैं, डेटरेंस के लिए हैं, साउथ एशिया के अंदर अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए हैं, और पाबंदियों का ये जो ताज़ा सिलसिला है ये पाकिस्तान की अमन और सलामती के खिलाफ है। ऐसी पॉलिसीज़ खित्ते और इससे आगे जो स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम है इसके लिए भी ख़तरनाक हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा मौजूद हैं, मुख्तलिफ दिफाई उमूर के ऊपर आप जानते हैं बड़ी ऑथेंटिक ओपिनियन रखती हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सिचुएशन की क्या वजह देखती है, स्टेटमेंट की क्या वजह देखती है इनसिक्योरिटी की। डॉक्टर मारिया, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड टाइम के ऊपर आई है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इसके साथ साथ द स्टेटमेंट दैट अमेरिका हैज़ गिवन उसके अंदर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हमें भी बड़ी तशवीश का शिकार कर रहे हैं बतौर पाकिस्तानी। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगी, ये क्यों अमेरिका को कहने की और करने की जरूरत पड़ी है? देखिए, इसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जाहिर है ये पाकिस्तान की सलाहियत की अक्कासी करते हैं कि पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से दफाई सनत के अंदर जो ना सिर्फ तरक्की कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान अपने दिफा के लिए वो तमाम तर इक़दाम कर सकता है और कर रहा है, जो आपकी डिटेरेंस को डायनामिक रखेंगे और उस खित्ते के अंदर अदम इस्तेहकाम की वजह नहीं बनेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान जो दफाई माहदे हैं, उनके एक जो दूसरा रुख जो है वो सनत के साथ उसका ताल्लुक है, और जाहिर है इसके अंदर नैनो मटेरियल्स, इसके अंदर आपके पास सैटेलाइट्स और इस तरह की मुख्तलिफ किस्म के जो है जुज़ जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं जो आपकी दूसरी सनत के साथ लिंक्ड है। और इस वक्त जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका की मुख्तलिफ जो सनत है उसका हिंदुस्तान की सनत के साथ बहुत बड़ा और गहरा ताल्लुक है, और उन्होंने तकरीबन 60 से ज़ायद माहदे किए हैं, और बीका, कमकासा और STA 1 के तहत उनका ख्याल ये था कि हिंदुस्तान में वो बड़ी तेज़ी से जो है मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो है पेशरफ्त भी करेंगे, और साथ साथ वह ग्लोबली कम्पेटिटिव हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी कीमत के ऊपर और अमेरिकन टेक्नोलॉजी के जरिए वो ये मार्केट स्वीप कर लेंगे। लेकिन वो उनके अहदाफ उस तरह पूरे नहीं हुए। अब अगर पाकिस्तान उसमें एज ए स्ट्रेटेजिक कम्पेटिटर आता है और आपकी हाईटेक इंडस्ट्री एज ए कम्पेटिटर आती है, तो जाहिर है ये अमेरिकन सनत को एक बहुत जो है एक तरह से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो लोग लिंक्ड है उनकी सनत को और हिंदुस्तान की सनत को इफेक्ट करेगा। तो ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने जाने से पहले नए अमेरिकन जो सदर हैं उनके हाथ बांधे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के दो तरफा हाईटेक ट्रेड के अंदर आगे ना बढ़े। दूसरा ये कि वो ये नहीं चाहते कि आप एक कंपेटिटर हों। और अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले जो है तुर्की की जो दफाई सनत है उसके ऊपर एक दहशतगर्दाना हमला भी हुआ था। यानी ये एक तरह से किसी भी हद तक आपको मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटेजिक कंपटीशन नजर आता है, और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की जो बुनियाद है वो यही है कि आपकी सनत और आपकी दफाई सलाहियत दोनों को जो है निशाना बनाया जाता है। और ये जो है इसका ताल्लुक आपके गैर जिम्मेदार होने या इस खत्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना, ये अमेरिका के खतरे के साथ नहीं है, लेकिन ये जो कंपटीशन है वो यकीनी तौर पे उनके लिए एक चैलेंज है। अच्छा, ये पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब दिया गया है, तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान भी अभी हमने इंट्रो में बताया, वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा अगर आप कोशिश करेंगे कि अंडर प्रेशर रखें, या फिर जो कैपेबिलिटीज़ हैं इंडिया की ज़्यादा हो जाएँ या अमेरिका की ज़्यादा हो जाएँ, पाकिस्तान के लिहाज से तो ज़्यादा। लेकिन आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान जो है उसके लिए ज़रूरी है इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना, और अगर कंपेटिटर बन जाता है पाकिस्तान तो ख़तरा क्या है उनको कि वो क्योंकि पाकिस्तान की चाइना के साथ दोस्ती है तो चाइना के पास भी वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी। खतरा तो बहुत है, क्योंकि फिर आप कम्पीट करेंगे। आप अमेरिका की आप पॉलिसी को देखें, अमेरिका ने जहां उनकी मर्जी से चीजें नहीं चलती तो वहां सैंक्शंस लगाते हैं वो, और तकरीबन इस वक्त दुनिया के 80% ममालिक अमेरिका की सैंक्शंस की ज़द में एक या दूसरे तरीके से, और बिलखसूस जो उनके कंपेटिटर्स हैं। दूसरी बात यह है कि जाहिर है अगर आप अमेरिका हिंदुस्तान को सैटेलाइट्स दे रहा है, हिंदुस्तान को मिसाइल दे रहा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहा है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी दे रहा है, फिर ये कह रहा है कि वो जो बहराए अरब है उसके अंदर आप दोज़ें लेके आएगा, एटमी आप दोज़ें लेके आएगा, और साथ ही साथ जो है हिंदुस्तान के साथ जो है एटमी बेसिस बना रहे हैं समुद्री, तो जाहिर है अगर वो बेसिस इस्तेमाल होती हैं आपके खिलाफ और जो आपकी मिसाइल्स हैं वो उनकी ज़द में नहीं आती, तो इस तरह इस खित्ते के अंदर जो ताकत का तवाज़ुन है, ये स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है, वो इम्पैक्ट। डॉक्टर मारिया, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी अब एक तो क्या होनी चाहिए, नंबर 1, दूसरा क्या अमेरिका को जो इंडियन जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो एक वल्नरेबल सिचुएशन है, वो तो हमने कई उनके ऐसे एक्सपेरिमेंट्स गलत होते देखे हैं उनके जौहरी प्रोग्राम के हवाले से। पाकिस्तान का तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया। हमारा जो NDC द वे दे आर वर्किंग, जिस तरह की लेयर्स के अंदर हमारी एक सारी प्लानिंग मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह आज तक, उस पर तो कोई क्वेश्चन दुनिया नहीं उठा सके, और हर तरह के पैरामीटर्स पे तोला गया है पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी और मिसाइल प्रोग्राम को भी। तो क्या दुनिया फिर सवाल नहीं उठाएगी अमेरिका की जानिबदारी के ऊपर इस हवाले से?
देखिए, अमेरिका तो अपनी तमाम हदें तोड़ चुका है। मतलब अमेरिका के पास तो ना कोई मॉरल स्टैंडिंग है इसके ऊपर, ना कोई स्ट्रेटेजिक स्टैंडिंग है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ये इकदाम उठाए। देखिए, वो अपने इस वक्त ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और ताकत के इस्तेमाल के लिए वो किसी भी हद पे जाने के लिए तैयार हैं, और वो इस वक्त पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम से ज्यादा अपनी सनत को, अपने उन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर रहे हैं जो उन्होंने हिंदुस्तान के साथ की। देखिए, हिंदुस्तान के एटमी प्रोग्राम को वेवर उन्होंने दिया 1, 2, 3 माहिदे के तहत। जो इंडो यूएस डील है उसके तहत उन्होंने वेवर दिए। हिंदुस्तान को एटमी जो मवाद है वो पहुंचा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व वो दे रहे हैं। हिंदुस्तान को सैटेलाइट्स जो है उसकी टेक्नोलॉजी वो दे रहे हैं, यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी इस्तेमाल होती है वो भी उनको दे रहे हैं। और साथ ये नहीं बल्कि अमेरिका का जो दफाई बजट है उसके अंदर उन्होंने एक खास हिस्सा मखसूस किया है हिंदुस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से भी बढ़कर हिंदुस्तान के स्पेस प्रोग्राम के लिए। अब ये तो तमाम चीजें जो स्ट्रेटेजिकली उनके साथ कर रहे हैं वो STA-1 के तहत हिंदुस्तान को 99% ऐसे टेक्नोलॉजी दी जा सकती है अमेरिका की तरफ से जो अमेरिका के अंदर भी सेंसिटिव करार दी जाती है, और सिर्फ इसराइल के बाद हिंदुस्तान को ये मरात हासिल है। दूसरी तरफ आप जो है हिंदुस्तान को एक इकोनॉमिक हब बनाना चाहते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजिकली उसको आप कंपेटिटर बना रहे हैं। अब जो उनको अफसोस हो रहा है वो ये कि जितने उन्होंने पिछले 20 साल से मायदे किए, जितने उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, उसके मद्दे मुकाबले अगर पाकिस्तान जो है इस खित्ते के अंदर ना तो हिंदुस्तान की बालादस्ती को तस्लीम करता है और साथ ही साथ अब एक स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर और मारिया सॉरी करियो, हिंदुस्तान अपने आप को कोई इतना ट्रस्टेड पार्टनर प्रूव भी तो नहीं कर पाया ना। पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ उसका अगर कंपटीशन करे वहां से उनको मार पड़ी। अगर नेवी के अंदर बात करें, नेवी के अंदर उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसके उनके अपने नेवल चीफ के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि वो इतने श्योर नहीं है, अपनी जो उनकी सबमरीन्स हैं उनमें से वो कहते हैं कि आधे से ज़्यादा तो इस काबिल ही नहीं है कि वो वॉर जोन के अंदर जा सके। फिर इंडिया ने अपना जो दायरा है वो डिफरेंट ओशंस तक इंडियन अरेबियन सी से आगे बढ़ा दिया है, कैपेबिलिटीज इतनी है नहीं। पाकिस्तान तो अपने आप को महदूद रखे हुए है सिर्फ डिफेंस की हद तक। तो क्या इंडिया एक ट्रस्टेड पार्टनर है जिसपे अमेरिका इतना रिलाई कर सके? देखिए, उनका ख्याल ये था कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी और हिंदुस्तानी जो लेबर है वो शायद अमेरिका को चीन के मद्दे मुकाबल खड़ा कर सके, स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर के तौर के ऊपर एक जो मिड साइज आपकी जो कहते हैं ना डिफेंस डेवलपमेंट है उसके अंदर हिस्सेदारी दे सके। लेकिन इसके साथ साथ उनका ख्याल ये भी था कि जो कंज्यूमर कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपकी मोबाइल्स हो गए, जैसे आपकी फ्रिजें हो गई, जैसे आपके पास एल्युमिनियम के दरवाजे हो गए, ये तमाम चीजें जो कैटेगरी 2 आइटम्स हैं जिसके अंदर आपकी शीशा बनाने की सलाहियत, जिसमें आपके पास इस तरह की मुख्तलिफ किस्म के जो नैनो मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं, ये सारे के सारे एक तरह से एक डिविडेंड है आपकी जो है मिसाइल्स के, आपकी उस सनत के। तो ये उनका ख्याल ये था कि इन तमाम सनत के अंदर वो एक कंपेटिटर के तौर पे उभरेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में जैसे कि हम जानते हैं एक रॉयट्स है, हिंदुस्तान में नॉर्थ साउथ डिवाइड है, यानी कि जो उनका नॉर्थ है वो दूसरी तरफ है, वहाँ गुर्बत है। जो उनका साउथ है उसको वो एक IT सिटी बनाना चाहते हैं, एक IT मतलब वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। लेकिन कंपैरेटिव एनालिसिस में वो ये तमाम चीजें नहीं कर सके। लेकिन इसके अंदर जो आप एक तरह से कह सकते हैं 100% में से 80% जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट थी IT के अंदर, आपने सुना होगा जी व्हाट्सएप के दफ्तर, फेसबुक के। अच्छा मारिया, क्विकली टाइम कम है, इन लास्ट 30 सेकंड्स पाकिस्तान की स्ट्रेटजी अब क्या होनी चाहिए? हमने इसको समहाउ कंडेम तो किया है और मुतसिबाना करार दिया है, और इसका पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम पे असर भी देखती हैं कोई आप? देखिए, हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे तो इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि हम कोई चीजें अमेरिका से नहीं ले रहे हैं, तो अमेरिका की पाबंदियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये बात जरूर है कि इन पाबंदियों से आपके साथ जो अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हो सकते थे या दो तरफा तिजारत हो सकती थी वो आपकी इम्पैक्ट होगी। तो इसलिए अमेरिका को सोचने की जरूरत है कि क्या वो इस खित्ते में सिर्फ हिंदुस्तान को अपना पार्टनर समझता है, और अगर वो अमेरिकन सनत के लिए रास्ते रोक रहा है, जो अमेरिकन कोलैबोरेशन के लिए रोक रहा है, अमेरिकन बायलैटरल ट्रेड के लिए रोक रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि वो सियासत में इतनी हद तक आगे बढ़ गए हैं कि उन्होंने अमेरिकन आइंदा आने वाले सदर के तमाम हाथ रोक दिए हैं कि एलन मस्क पाकिस्तान ना आए, बाकी तमाम चीजें ना आए, क्योंकि ये तमाम चीजें ओवरलैप करती हैं आपकी इस मिसाइल प्रोग्राम के साथ, आपकी ट्रंप के आने के बाद कैपेबिलिटी देख रही हैं आप डॉक्टर मारिया? हम तो उम्मीद रखते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमें ये केस लेके जाना चाहिए, अपनी एंटिटीज का केस भी लेके जाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि देखें ये जो है मेरिट के ऊपर नहीं उठाएगी। जैसे कि आपने कहा कोई आपकी एक्सेसेस नहीं है, लेकिन ये आपने एक तरह से अनफेयर जो है एडवांटेज देने की कोशिश की उन तमाम सनत को, अमरीकी सनत को जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए हिंदुस्तान के साथ काम कर रहे थे, और फिर इस खित्ते के अंदर जो कुछ उन्होंने झूठ बलूट जो कुछ दिया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जाहिर है ट्रंप से हम उम्मीद रखते हैं कि वो दो तरफा तजारत को फरोग देंगे, हम उम्मीद रखते हैं कि वो मुनसफाना फैसला करेंगे, और हम उम्मीद रखते हैं कि वो तजारत की अहमियत को समझेंगे। बिलखसूस अगर एक और मुल्क वो सलाहियत दे सकता है और सलाहियत के अंदर कंपटीशन भी रखता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान एक बेहतर चॉइस है। और ये भी तो एक इंटरेस्टिंग बात है ना, थोड़ा सा टाइम मेरे पास
मजीद है तो इसका भी जवाब दे दें कि एक तरफ अमेरिका ने जब ये सारी स्टेटमेंट दे दी तो उनके जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा दोस्त भी है। तो ये चॉइस फिर क्या है? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए, बात चॉइस तो यही है कि उन्होंने नई आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ रोक दिए हैं और साथ ही साथ आपको कहा है कि आप हमारे से दूर ना जाएं। लाइक आप नहीं चाहते कि वो चीन की तरफ जाएं, वो नहीं चाहते कि हम रूस की तरफ जाएं। लेकिन देखिए बात ये है कि हमारे लिए तो दुनिया एक तरफ नहीं है, हमारे लिए तो दुनिया वही है, दुनिया खुली है। और वी आर ग्लैड कि हमने टेक्नोलॉजी पे काम किया है। हमारे जितने भी माहिरीन उन्होंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया में एक बेहतरीन डिफेंस फोर्स के तौर पे जाने और पहचाने जाते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मारिया सुल्तान फॉर बीइंग विद अस फॉर एनालिसिस। जो सामने रखा पाकिस्तान और इस वक्त अमेरिका की जो मामला चल रहे हैं इसके हवाले से हमने तजिया आपके सामने रखा है। क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, प्रोग्राम अभी बाकी है, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आपकी मुलाकात अब करवाते हैं एक ऐसी हीरो से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तान की महनूर अली जो है उन्होंने यूएस जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। पूरे इवेंट में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी उनकी रही। फाइनल में उन्हें मिस्र की खिलाड़ी जो है उनको शिकस्त दी और अंडर 13 सिंगल्स गर्ल्स का टाइटल अपने नाम कर लिया। बिल्कुल, वो यूएस जूनियर ओपन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली पाकिस्तानी प्लेयर भी बन गई हैं। महानूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि पाकिस्तानी दुनिया में किसी जगह पे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करे और वो हमारा मेहमान न बने। महानूर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुबह से आगे। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। We are so glad to have you. You know, the game that you've shown, the spirit that you have shown is quite inspirational. बहुत ही ज़बरदस्त रहा। सबसे पहले अपने इस टूर्नामेंट के हवाले से ख़ास तौर पे बताइए, कितना चैलेंजिंग था, कैसी तैयारी थी, क्या होप्स थी? बहुत टफ टूर्नामेंट था क्योंकि ये प्लैटिनम इवेंट है, तो मेरे फर्स्ट मैच से फाइनल तक मुझे बहुत टफ कॉम्पिटिशन्स मिले। बहुत अच्छी प्लेयर्स थी, 128 प्लेयर्स थी जिनमें से कि मैं फाइनल खेली, तो आई एम रियली हैप्पी। और कौन से ममालिक थे इसमें महानूर? कितने कंट्रीज इन्वॉल्व थे? 44 कंट्रीज थी जिसमें से इजिप्शियंस थे और जो है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कह सकते हैं प्लेयर्स आए थे। कितना टाइम लगा ट्रेनिंग करने में महानूर, और सोचा था कि ये जब आप जा रही थी इस मुकाबले के लिए कि आप जीत कर आएंगी? मेरा तो यही एम था और मैंने इसके लिए बहुत ट्रेनिंग भी की थी। तकरीबन 3 मंथ्स मैंने इसके लिए ट्रेनिंग की थी यूएस ओपन के लिए, और जो है तो जैसे मैंने जितनी मेहनत की थी तो उसका उतना ही मेरा रिजल्ट भी आया। मैं बहुत खुश थी इसके लिए। सबसे मुश्किल मैच कौन सा लगा जी? सबसे मुश्किल मैच जो था वो मुकाबला किस खिलाड़ी के साथ करना लगा? मैं कहूँ कि मेरा जो है तो 4th राउंड के बाद फर्स्ट राउंड से भी, लेकिन ज़्यादा जो टफ था जो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल था मेरा, जो कि तीनों मेरे मैच 3-1 3-1 हुए, तो बहुत अच्छी फाइट्स मिली, मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अच्छा, 3-1। तो फाइनल का स्कोर क्या था जो आप जीती? फाइनल का स्कोर भी मेरा 3-1 था, लेकिन बहुत क्लोज मैच था, जैसे कि 10-12, 11-8, 11 जो तो लास्ट गेम 6 थी। अच्छा, 11-6 मार्जिन तो अच्छा खासा था। ज़बरदस्त है। तो ये इसको आप बतौर फुल टाइम प्लेयर ही खेल रही हैं, परस्यू कर रही हैं, और आगे भी ऐसे ही इरादा है आपका महानूर स्क्वाश के अंदर? वी हैव अचीव्ड दैट ग्लोरी स्क्वाश के अंदर। हमने तो डेकेड्स तक किसी को आगे आने नहीं दिया। अब जो हमारे जूनियर्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप भी उनमें से एक हैं। तो आप आगे क्या देख रही हैं अपने फ्यूचर को लेकर इसमें? मैं जो है तो इंशाल्लाह चाहती हूँ कि मैं वर्ल्ड टॉप 10 में आऊँ, एक और भी लड़कियां मेरे पीछे हों जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें, जूनियर में नहीं बल्कि सीनियर में भी, इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैं चाहूंगी कि मैं टॉप 10 प्लेयर बनूं, वर्ल्ड नंबर 1 मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह, और उसके लिए मेहनत भी करती रहूंगी इंशाल्लाह। बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। प्रैक्टिस करती रहिए, रुकना नहीं है आपने, और वो दिन दूर नहीं है जब आप वर्ल्ड ओपन जीतेंगी और आपको हम अपना मेहमान बनाएंगे इंशाल्लाह, और इस पे बात हम करेंगे आपसे। महानूर, सो ग्लैड टू हैव यू, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच महानूर हमारे साथ मौजूद। खुशी होती है इस तरह के जब गेस्ट हमारे सामने आते हैं ना जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, वो भी इतनी छोटी सी उम्र के अंदर। आई होप ये बहुत आगे जाएं। अब और भी बहुत लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। आईसीसी ने 2027 के लिए पाकिस्तान की शराइत मान ली है, तो मोहसिन नकवी साहब ने भी थोड़ा सा नाम रोशन किया है पाकिस्तान का। अब ये मैचेस जो पाकिस्तान एक फार्मूला दिया था ना, उसको माना गया है इंडिया में, हमारा चल गया। इंडिया में होने वाले तमाम बड़े इवेंट के जो मैचेस हैं वो हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे। अब पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। अगर इंडिया पाकिस्तान
नहीं आएगा। दैट्स द की। आईसीसी के मुताबिक जो चैंपियंस ट्रॉफी है अब वो हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में खेली जाएगी और 8 टीमें इस इवेंट में एज यू नो शामिल होती हैं। भारत के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर हो गए एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि न्यूट्रल वेन्यू का जो इंतखाब है वो भी मेजबान करेगा। मेजबान ही करेगा, जबरदस्त है। 2028 का विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में होगा। 2028 तक पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, आप यहाँ नहीं आएंगे तो हम भी वहाँ नहीं आएंगे, मसला कोई नहीं है। 2025 विमेंस वर्ल्ड कप और 2026 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने मैचेस इंडिया से बाहर यानी कि न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। इस तरह बड़े अरसे के बाद क्रिकेट में आलमी सतह पर पाकिस्तान के किसी मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया है। क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी साहब, ये क्रेडिट हमें देखना चाहिए। दूसरी तरफ जनाब पाकिस्तान ने दूसरा वनडे जो है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बहुत ही बड़े मार्जिन से 81 रन के मार्जिन से जीत लिया है। कांग्रेचुलेशंस, खुश तो बहुत होंगे आप। सीरीज 2-0 से जीत लिया है, वाओ जबरदस्त हो गया भाई। सीरीज भी हमने 2-0 से जीती है। और इससे पहले जिस स्टोरी पे हम बात कर रहे थे, मैं कह रहा था पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई के दरमियान मजे दुबई के हो जाने, सारे मैचेस वहां पे होंगे, इतना जरे मुबादला, क्राउड एंड एवरीथिंग, जबरदस्त भाई, मौजा ही मौजा। खैर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की अपने बात की है, जबरदस्त किस्म का मैच हुआ, बड़ी कन्विंसिंग पाकिस्तान की जीत थी। अब्दुल्ला मुसलसल नाकाम हुए 2 मैचों के अंदर, इतने अंडे खा के आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा अब्दुल्ला, आप इतने एग्स खा रहे हैं। तो खैर ये एक तो ये हो गया। दूसरा साइम इतने इंप्रेसिव नहीं रहे इस मैच के अंदर, पहले में बड़े शाइनिंग रहे थे, लेकिन कल बाबर आजम थोड़े से भी वापस आते नजर आए, बट 95 गेंदें खेली, 73 रन बनाए। अच्छा, बाबर की रिजवान ने भी कुछ ऐसा किया, रिजवान का भी ये था, लेकिन कामरान गुलाम की इनिंग जो है वो बड़ी अच्छी थी, दैट्स व्हाई ही वाज मैन ऑफ द मैच। 63 रन जो है उन्होंने बनाए थे। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 शिकार किए। नसीम की बात कर लें, उन्होंने 3 विकेटें जो है हासिल की। इन दोनों इशूज़ पर चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद ये जो इस वक्त पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है साउथ अफ्रीका के अंदर, इस पर बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद, थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। दोनों ही खबरें वैसे अच्छी हैं, मुस्कुराहट तो देखें भट्टी साहब की, मुस्कुराहट। पहले मैं चाहूंगी कि चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला जो है उसकी बात कर लेते हैं। क्रेडिट सबसे पहले किसको देंगे? मोहसिन नकवी साहब का क्रेडिट बनता है? देखें आयशा और इमरान, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया। मैं ज़ेरे लब इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आप बार बार मोहसिन नकवी साहब का नाम ले रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का क्रेडिट है, हमारी क्रिकेट की जीत हुई है। और इंडिविजुअल्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो मुल्क है, कल रात को सोते सोते हमने जिस तरह पाकिस्तान को एक बड़ा मैच जीते हुए देखा, सीरीज जीते हुए देखी, तो मतलब क्रिकेट के मैदान से अब अच्छी खबरें आ रही है। मेरे ख्याल में उसकी वजह जो है वो कंसिस्टेंसी है। मैं अक्सर आपके शोज में भी और दूसरे चैनल्स पर भी यही बात करता रहा कि जब तक मुस्तकिल मिजाजी हमारी क्रिकेट में नहीं आएगी, ठहराव नहीं आएगा, हमारी क्रिकेट खड़ी नहीं होगी। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज इमरान और आयशा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मुझे नजर आ रही है, शायद आप लोग भी इससे इत्तेफाक करें, कि अब पाकिस्तान को सीनियर सब कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं। बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं, रिजवान, शाहीन, नसीम, लेकिन जो हमारे हीरोज हैं, साइम अयूब, सलमान अली आगा, कल रात कामरान गुलाम ने क्या जबरदस्त बैटिंग की। तो मतलब अब पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो चल पड़ी है। और हम जिस तरह अपने नए लड़कों को मौका नहीं दे रहे थे, कामरान गुलाम की बात कर लें कि कामरान गुलाम, आपको याद होगा मुल्तान टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड टेस्ट डेब्यू पे 100 किया, अभी जिम्बाब्वे में उन्होंने 100 किया। फिर पाकिस्तान की टीम कल रात वनडे सीरीज तो जीती, हमने कुछ दिन पहले जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। तो 3 अवे वनडे सीरीज जीतना मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्रेडिट है। तो जितनी ज्यादा हम अपने नए लड़कों को मौके देंगे, उनको कॉन्फिडेंस, उन पर कॉन्फिडेंस शो करेंगे। फिर एक और जो चीज अच्छी इस मैच में, इमरान आप तो चूंकि क्रिकेट को बहुत ज्यादा समझते हैं, आशा इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं समझती, हम जरा, मेरा प्यार ज्यादा है भट्टी साहब आशा की निस्बत क्रिकेट से, कि वो जो मिडिल ओवर्स में हमारे पास एक मसला था कि हमारे पास कोई स्पिनर सेट नहीं हो पा रहा था। तो आप देखें अबरार ने, हालांकि उनको चार्ज भी किया साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों ने, लेकिन अबरार ने काफी अच्छी बॉलिंग की है इस वनडे सीरीज में। फिर अब बैकअप में आप देखें सुफियान मुकीम, एक और यंगस्टर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी जिम्बाब्वे में उन्होंने एक मैच में 3 रन देकर 5 आउट किए। तो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट जो है, लग रहा है, अल्लाह करे कि इसी तरह होता रहे, कि राइट डायरेक्शन पे जा रही है।
राइट डायरेक्शन पे जा रही है। बाबर के हवाले से मेरा कंसर्न है दो कि स्कोर 73 कल उन्होंने बनाए, लेकिन 95 गेंदों का उन्होंने सामना भी किया और ऑलमोस्ट 77 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। फिर रिजवान का ऑलमोस्ट 97 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन अच्छा एक सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप दोनों के दरमियान, एक तो बड़े अरसे के बाद ऐसी पार्टनरशिप लगी है। एंड द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज भट्टी साहब की पार्टनरशिप टॉप ऊपर नहीं लगी है, ओपनिंग पे नहीं लगी है, ये नीचे आके लगी है, 1 डाउन 2 डाउन पे लगी है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक जो मिसिंग लिंक है हमारी इस टीम में, मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक, ये नहीं कि अब्दुल्ला शफीक टैलेंटेड नहीं है, शायद वनडे फॉर्मेट में मेरे ख्याल में उनकी जगह नहीं बनती। अब हमारे पास पीछे इमामुल हक बैठे हुए, फखर जमान बैठे हुए, तो उनको हमें कॉन्फिडेंस देके उनको टीम में लाना पड़ेगा। लेकिन बाबर आजम का देखिए व्हाइट बॉल में ये मसला रहा है, अगर वो T20 खेलते हैं वहां भी गेंदें उनकी ज्यादा होती हैं, रन कम होते हैं। ये वनडे क्रिकेट में भी उनका ऐसा ही नजर आ रहा है। तो आपकी लाहौर कलंदर के शायरिंग स्टार है, आ ही जाएंगे, आके भाई भी आ गए हैं, आ ही जाएंगे वो। अच्छा, मैं अभी लाहौर कलंदर की शर्ट पहन के आ रहा था, फिर मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि कहीं इल्जाम लग जाए कि लाहौर कलंदर को प्रमोट कर रहे हैं। तो फखर मेरे ख्याल में ठीक है, उनके साथ कोई मेडिकल के इश्यूज भी थे, उन्होंने एक ट्वीट कर दी या उनके बिहाफ पे किसी और ने कर दी, तो मेरे ख्याल में फखर को अब माफी तलाफी करके वो चैंपियंस कप T20 टूर्नामेंट पिंडी में खेल रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अब लाना पड़ेगा। इमरान, हमारे बच्चे अगर गलतियां करते हैं तो हम उनको घरों से नहीं निकाल देते, डांट डपट करके कभी। अच्छा, इन दो मैचेस के बाद भट्टी साहब, अगर मैं थोड़ा सा आपसे, एक तो आपने अब्दुल्ला के बारे में कहा कि आपके ख्याल में उनकी वनडे में जगह नहीं बन रही है, एक तो आपका ये ख्याल है, बाकी और ये जो प्लेयर सिलेक्शन है, ये जो प्लेइंग 11 है हमारी, खासतौर पे कल वाली, आर यू सेटिस्फाइड विद इट, या इसमें भी कोई आप समझते हैं कि देयर इज अ चेंज नीडेड, और खासतौर पे ऑर्डर के अंदर जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें कोई चेंज आपको आपके ख्याल में चाहिए? हमें मेरे ख्याल में इरफान खान नियाजी जो हैं वो मुझे इस टीम में वो भी मिसफिट नजर आ रहे हैं, क्योंकि तैयब ताहिर बाहर बैठे हुए, तैयब ताहिर ने अभी रिसेंटली T20 मैचेस में परफॉर्म भी किया है, उनको भी कॉन्फिडेंस दे के ट्राई करके देख लें। फिर अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करते हैं, कल जिस तरह की कामरान गुलाम ने बैटिंग की, कामरान गुलाम का अगर आप कैरियर उठा के देखें, KPK से खेलते थे जब वो, तो वो ओपनिंग करते थे। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल में सऊद शकील का ऑप्शन है। क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास एक ऐसा हमें तगड़ा बैट्समैन चाहिए जो इनिंग्स को एंकर करके आखिर तक लेकर जाए। तो ये है, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सिलेक्शन बुरी नहीं है। अब जिस तरह अब तीसरा मैच है, हम सीरीज तो जीत गए, हमारे पास सुफियान मुकीम बेंच पर बैठे हुए, मोहम्मद हसनैन बैठे हुए, अगर मोहम्मद रिजवान कुर्बानी दे दें तो उस्मान खान को भी एक मैच ट्राई कर लें, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अब उस्मान खान दोबारा पाकिस्तान टीम में आएंगे, क्योंकि उनको अगर जब तक वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म नहीं करेंगे तो उस्मान खान की वापसी मुश्किल नजर आ रही है। फिर तैयब ताहिर है, तैयब ताहिर को भी ट्राई किया जा सकता है। तो ये 4 प्लेयर हैं, अगर हम आखिरी वनडे में कुछ तजर्बात कर लें, इन मैच में जो लड़के बैठे हैं, तो मेरे जहन में ये चल रहा है कि कितना टैलेंट हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, यानी कि कैसे कैसे लोग बाहर बैठे हैं अभी। एग्जैक्टली। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी की भी मैं चाहूंगी आप कमेंट कर दें थोड़ा सा भट्टी साहब। अब ये डिसाइड तो हो गया कि न्यूट्रल वेन्यू पर होगा इंडिया भी, और अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेगा। अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया आ जाता है तो वो फाइनल भी न्यूट्रल वेन्यू पर ही होगा? जी आयशा, बिल्कुल। इंडिया अगर आ गया तो फिर तो इंडिया ने जाहिर है पाकिस्तान नहीं आना, लेकिन ये अफसोस की बात है कि खेल को जिस तरह सियासत में मुलविस किया जा रहा है, लेकिन मैं पाकिस्तान की जीत इस लिहाज से कहूंगा कि एक तो पाकिस्तान को 2028 के T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल गई, जो मेरे ख्याल में एक क्रेडिट है मोहसिन नकवी साहब को। लेकिन एक और चीज है जो अभी तक थोड़ा सा उसका तस्करा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा इस पे मीडिया बात नहीं कर रहा, लेकिन जो इनसाइडर्स बता रहे हैं कि ये मामला भी तय पा गए कि पाकिस्तान और इंडिया हर साल एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट खेलेंगे, और तीसरी टीम कौन सी होगी? हो सकता है अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो। ये भट्टी साहब तय पाया है, ये तय पाया है, मेरी नजर से नहीं गुजरा। ये जो ब्रॉडकास्टर बता रहे हैं, जो इनसाइडर्स बता रहे हैं, आपको याद होगा ट्रायंगुलर टूर्नामेंट का बीच में जिक्र आया था जब ये हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही थी, बल्कि इमरान और आयशा हाइब्रिड नहीं, हमने अब इसको फ्यूजन मॉडल का नाम दिया, हाइब्रिड इंडिया वाले कहते हैं।
ठीक है। अच्छा, तो ये फ्यूजन मॉडल जो है भट्टी साहब, मैं चाहूंगी 30 सेकंड में इसके ऊपर भी कमेंट आप कर दें कि क्या इन राइटिंग लिया गया? जी, कल मोहसिन नकवी साहब ने यही कहा कि इन राइटिंग लिया जा रहा है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है, ट्रायंगुलर टूर्नामेंट पे मैं आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि पिछले वीक मोहसिन नकवी साहब सऊदी अरब में थे और आपको याद होगा आईपीएल का जो ड्राफ्ट था वो भी जद्दा में हुआ और अभी 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो भी उसकी मेजबानी भी सऊदी अरब में हुई है। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया ये सऊदी अरब में हर साल ट्रायंगुलर टूर्नामेंट खेलेंगे। ये अगर सऊदी अरब में क्रिकेट चली गई तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में कितना पैसा आता है और पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट जो है किस तरह टेक ऑफ की पोजीशन में आ जाती है। ये खबर भी है और ये मेरा जाती ख्याल भी है कि सऊदी अरब जाके, और ये अच्छा भी है, ये सिर्फ ये अच्छा भी है। हमारा ब्रदर इस्लामिक मुल्क है, बहुत सारी जगहों पे हमारे साथ खड़ा होता है। इमरान, आपको याद हो लेट 90s में सहारा कप होता था कनाडा में, मुझे भी एक बार वहां जाने का मौका मिला। तो ये उस तरह का टूर्नामेंट है। सहारा कप तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 5 वनडे मैचों की सीरीज होती थी, लेकिन ये जो प्लान बताया जा रहा है ये ट्रायंगुलर टूर्नामेंट है। पाकिस्तान, इंडिया और तीसरी टीम जो एशिया में टॉप टीम होगी उसमें एक सऊदी अरब का नाम लिया जा रहा है, तीसरा ओमान का नाम लिया जा रहा है मस्कत का। हमारी उम्मीद तो यही है कि अच्छा हो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और एनालिसिस जो है मौजूदा क्रिकेट की सिचुएशन पर दे रहे थे। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। क्विकली हमने आगे बढ़ना है क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है। सो टैक्स को हमने डिस्कस करना है बिकॉज टैक्स नेट वसी करने के लिए हुकूमत अपने तमाम तर टूल्स को इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। नॉन फाइलर्स को मजीद टाइटन किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि आप लोग टैक्स देते हैं, फाइल क्यों नहीं करते? पाकिस्तानी हो, हम भी कहते हैं, हुकूमत भी कहती है टैक्स आप दे रहे हैं, ट्रस्ट मी सब दे रहे हैं, सिर्फ उसको फाइल किया करें ताकि आपका नाम टैक्स पेयर्स के अंदर आए कि आप दे रहे हैं। खैर, एक तरमीमी बिल पेश किया गया है। इसके मुताबिक जो नॉन फाइलर्स हैं उनको बैंक अकाउंट्स ओपन करने में नहीं कर पाएंगे, 800 सीसीसी पर गाड़ी नहीं ले पाएंगे अगर आपकी ख्वाहिश है, एक मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद शेयर्स वगैरह खरीद नहीं सकेंगे, ट्रांसफर्स के अंदर मसाइल हैं और जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी लिमिट कर दिया जाएगा। यानी कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आपके लिए हो सकती हैं। काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि वाकई में टैक्स नेट इससे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हमारे साथ मौजूद है टैक्स एक्सपर्ट हैं डॉक्टर इकरामुल हक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नॉन फाइलर के गेट घेरा तंग होने जा रहा है, एक बिल भी पेश कर दिया गया कौमी असम्बली में। आपको लगता है इससे फ़ायदा होगा, टैक्स नेट बढ़ेगा? जी, ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं जो अपने आप को रजिस्टर नहीं करते हैं सेल टैक्स में या वो पीओएस पे नहीं जाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत कारगर होगा क्योंकि उनको सील भी किया जा सकेगा और भी बहुत से मैयत इसमें बताए हैं। मगर जहाँ तक अफराद का ताल्लुक है वो तो सारे ही मोबाइल के साथ टैक्स दे रहे हैं, तो उनको मेरा ख्याल है कि सबको रजिस्टर कर लिया जाए तो फिर इस तरह की चीज़ें करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। और अगर हम चाहते हैं कि और ममालिक की तरह जैसे कि वफाकी हुकूमतें हैं वहाँ कनाडा में, तो वहाँ सारे एडल्ट ही अपनी रिटर्न फाइल करते हैं बिजनेस के लिए, चाहे करते हो आमदनी हो या ना हो, तो रियासत उनको फिर जो सेल टैक्स लिया जाता है आम चीज़ों पर खाने पीने की वो पर फैमिली भी वापस करते हैं। तो मेरा ख्याल है बैलेंस करने के लिए एक तरफ तो वो लोग जो कमाने के बावजूद रिटर्न नहीं दे दिए उनके साथ सख्ती होनी चाहिए, मगर इसका इतलाक उन अफराद पे नहीं होना चाहिए जिनकी कोई काबिल टैक्स आमदनी नहीं है। मगर इस कानून की जद में वो लोग भी आ जाएंगे और फिर वो बेचारे ऑफिस से ऑफिस भागेंगे, उनको तंग किया जाएगा, तो आखिर में तो वो नील की रिटर्न ही फाइल करेंगे, उनके पास कौन सी कोई आमदनी होगी। तो मेरा ख्याल है इसमें थोड़ी सी अगर हुकूमत खुद एफर्ट करती तो जितने भी मोबाइल यूजर है एडल्ट उन सब का डेटा तो उनके पास है, वो टैक्स भी दे रहे हैं 15% जो फाइलर है और 75% जो नॉन फाइलर है, तो वो तो ऑलरेडी बहुत टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, वो तो फिल्टर कर लिया जाए तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा सब ये भी बताइएगा कि एक फियर टू स्क्रूटनाइज्ड होता है कि हम अगर टैक्स नेट के अंदर आ जाएंगे हर चीज़ के ऊपर, वही आप वाली बात कि हम तंग होंगे, हमें परेशान किया जाएगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो टैक्स कल्चर आए। वो कल्चर नज़र नहीं आता, उसके लिए गवर्नमेंट को फिर क्या करना चाहिए कि लोग खुद से आए इस तरफ? जी, ज़ाहिर है डिजिटाइजेशन के ज़माने में जहाँ जहाँ भी कोई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और पाकिस्तान में तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर विद होल्डिंग ऑफ टैक्स होता है, तो वहाँ से हम बड़ी आसानी के साथ उस आदमी की इनकम भी डिटरमिन कर सकते हैं, उसके अखराजात भी देख सकते हैं। तो ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई कि इस तरह से फाइलिंग करवाने के बाद वो जाहिर है कि उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। और फिर टैक्स आपने रिटर्न फॉर्म देखा होगा, वो इतना मुश्किल है कि कोई आदमी बगैर किसी एक्सपर्ट के उसको भर भी नहीं सकता। तो वो बेचारे की आमदन अगर बिलो टैक्सेबल है तो वो पहले 10-15 हज़ार किसी वकील को दे
किसी टैक्स एडवाइजर को दे ताकि उसकी रिटर्न फाइल हो सके। तो ये तो बहुत ज्यादा है। हुकूमत को चाहिए कि उनकी प्रीपेड रिटर्न बना ले और उनको भेज दे और उन्हें कहे जी अगर इसमें आप कोई रद्दोबदल करना चाहते हैं तो कर लें। अब सारी दुनिया ये बहुत अच्छा आइडिया आपका कि एक प्रीपेड रिटर्न बन जाए और उसमें अगर कोई रद्दोबदल हो, एडिशन डिडक्शन, वो कर ली जाए ताकि सभी रजिस्टर्ड तो होना। क्विकली डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा, कुछ लोग जीरो रिटर्न आपने खुद भी कहा फाइल करते हैं, एक जुगाड़ सिस्टम होता है सिस्टम में आने के लिए, अपनी ट्रांजेक्शन को करने के लिए, लेकिन उसका सिस्टम को ऐसा फायदा नहीं होता है। इस पर क्या कहेंगे आप, इससे कैसे बचें हम क्विकली, FBR इस पर कैसे काम करें? जी असल में ऐसे सारी टैक्स रिटर्न से मैं कह रहा था कि उनका डेटा तो मौजूद है। अगर उन्हें कहीं बैंक से कोई प्रॉफिट आ रहा है, अगर उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन की है, कोई गाड़ी खरीदी है, तो वो तो ऑलरेडी अगर आप जाए वेबसाइट पे FBR के तो मालूमात के नाम से वहाँ एक फोल्डर बना हुआ है। वहाँ अगर आप किसी का वो अपना CNSE डाले तो उसको सारी मालूमात मिल जाती हैं। तो ये नहीं कि उनके पास मालूमात नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, अगर कोई नील की रिटर्न फाइल करके अब्यूज कर रहा है और उसके पीछे मालूमात में पड़ा हुआ है कि इसने बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन की हैं, तो उनका तो ऑडिट नहीं किया जाता। अब बजाय उन लोगों को पकड़ते जिन्होंने नील की रिटर्न फाइल की थी, उनके कुछ उनमें से उन लोगों को निकालते जिन्होंने सिस्टम को अब्यूज किया है, उन्होंने सारे पाकिस्तान के लोगों को कह दिया कि जी अब हम आपको, इसका तो फिर बड़ा आसान हल है। जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि कनाडा में इसकी मिसाल मिलती है कि हर अडल्ट को एक बैंक अकाउंट खोलना लाजिम है उनके लॉ के मुताबिक और रिटर्न भी फाइल करनी है। मगर वहाँ बड़ा फायदा होता है, जो भी शख्स रिटर्न फाइल करता है उसको कम से कम $200 वो समझते हैं कि हमने आपको जो जनरल सेल टैक्स लगाया था वो बहुत सी ऐसी अशिया पर भी लगाया होगा जो आप रोजमर्रा इस्तेमाल, आपकी दवाइयाँ, तो उस पर एग्जम्पशन तो नहीं देते लेकिन आपको एक रिफंड भेज देते हैं। तो लोग बहुत खुश, वो खुशी से फिर फाइल भी कर लेते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने हमें इस हवाले से आगाह किया। टैक्स जरूर फाइल करें, रिटर्न फाइल करें, आप टैक्स दे रहे हैं, सिर्फ फाइल नहीं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आसान करना चाहिए हुकूमत को ये जो टैक्स रिटर्न करने का जो सारा सिस्टम है। जितना आसान होगा मुझे लगता है लोगों को उतनी ही आसानी होगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करनी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ शो। स्टे विद अस। जी सुबह से आगे मैं आपको कहेंगे एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। इससे पहले कि अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ूँ, फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप किसी के मूड का, मिजाज का, शख्सियत का पता लगा सकते हैं? आई थिंक बहुत सारे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, फिल्टर नहीं होता उनका, और बहुत ज्यादा हद तक पता लग जाता है। और अगर हम एक्टिंग के अंदर बात करें तो वो कहते हैं ना खेल ही सारा फेशियल एक्सप्रेशंस का है। यू हैव टू प्ले विद योर एक्सप्रेशंस। अच्छे एक्टर्स दुनिया भर में वो माने जाते हैं जिनके एक्सप्रेशंस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, बट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी शख्सियत के ऊपर, आपके अंदर क्या चल रहा है वो आपके फेस पे आता है। बिल्कुल। अच्छा वैसे तो हम वैसी बात करें, लेकिन बाकायदा ये एक हुनर भी है, एक स्किल भी है, और उसके अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनको कहा जाता है ये चेहरा शनास लोग हैं, ये चेहरा पढ़ लेते हैं। अब ये क्या इल्म है, क्या इसकी साइंटिफिक कोई है? शेर आ गया, चलें सुना दे जी, शेर सुनाएं। आंखें पढ़ता, चेहरे पढ़ता, आंखें लिखता रहता हूँ। वाह, मैं भी कैसी बातें लिखता रहता हूँ। वाह, अब आगे बढ़े, गजल मुझे लेकिन इस पे बात करें। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर इल्म नजूम है समराना शाह, जो कि हमें बताएंगी कि फेशियल एक्सप्रेशंस जो है ना वो हमें क्या क्या बता सकते हैं और क्या वाकई में बता सकते हैं और ये कितना ऑथेंटिक हो सकता है। समराना, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का बुलाने के लिए। बताएं समराना, ये फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं क्या वाकई में किसी की शख्सियत, मिजाज के बारे में बता सकते हैं? और जो हम बात कर रहे थे शुरू में कि कुछ लोगों का कोई फिल्टर नहीं होता, अगर वो कुछ ना भी बोले मुंह से उनका चेहरा सब कुछ बता देता है, वाकई में ऐसा है? बिल्कुल जी, ये तो एक नॉलेज है जिसे हम कहते हैं फेस रीडिंग भी, इसको हम कहते हैं। फेस रीडिंग से जो है हम ऑलमोस्ट आपकी पूरी पर्सनालिटी का जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। सम टाइम तो क्या होता है, आप किसी का ऑरा या आप किसी की वाइब भी जो है वो आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से या जो उसकी फेस रीडिंग है उससे आप जो है वो पकड़ लेते हो। बल्कि क्या फ्रॉड लोगों का पता चल जाता है कि लोग कितने लॉयल हैं या लोग कितने फ्रॉड है, या जो है वो इंसान जो है वो कितना ट्रस्टवर्थी है, ये भी जो है हम फेस रीडिंग के जरिए जो है जान सकते हैं। समराना, if somebody is नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तलत हुसैन कोई बड़ा अदाकार मैं उनको नहीं कह रहा, I mean उन जैसा है कोई, इतने तगड़े फेशियल एक्सप्रेशंस हैं कि अंदर कुछ है, ऊपर कुछ है, मोहब्बत का इजहार हो रहा है लेकिन अंदर से नफरत चल रही है। हाउ टू गेस इट जी? कुछ टेक्निक्स हमें बताइए, कैसे पढ़ते हैं आप, कैसे पढ़ते हैं चेहरे?
अच्छा जी, जैसे मैं कुछ थोड़ा सा आप लोग को गाइडलाइन दे दूंगी, बिकॉज पूरा तो अगर आप बताने बैठ जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सपोज जो है हम अगर पर्सनैलिटी एनालिसिस से किसी को जानना चाहे तो मोस्टली जो लोग टॉल होते हैं और जो लंबे लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के होते हैं और वो काफी लॉयल होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम दूसरी जानिब जाएं तो जिन लोगों की हाइट कम होती है और जो लोग जो हैं वो छोटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिमाग वाले और बहुत शार्प और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जो है वो रखते हैं। फिर एक जो है प्रोमिनेंट फीचर आपको बता दूं, जैसे कि अगर किसी इंसान का जो माथा है वो चौड़ा है और वसी है तो वो जो इंसान है वो बहुत ज्यादा जो है वो नॉलेजेबल होगा और बहुत ज्यादा ज़हीन होंगे। ये तो फीचर्स की बात हो गई ना। हम फेशियल एक्सप्रेशंस लाइक एक नॉर्मल फेस है वो चाहे जैसा भी हो, फीचर्स जैसे भी हों, लेकिन ऐसे कौन से एक्सप्रेशंस हो सकते हैं जो बता सकते हैं कि एक शख्स गुस्से में है लेकिन वो इजहार नहीं कर रहा, लेकिन उसका चेहरा जो है वो बता रहा है। एक शख्स खुश है, समटाइम्स हमें फील होता है कि यार ये इंसान आया ये खुश है, वजह नहीं पता, लेकिन पता चल जाता है। ये कैसे होता है? अच्छा जी, जैसे कि आप किसी का आप ये चाह रहे हो कि आप किसी का जो है फेशियल एक्सप्रेशन पकड़े। अच्छा, जब भी कोई इंसान जो है वो गुस्से में है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, अच्छा किसी का सपोज आपने होठ पकड़ना है या उसका गुस्सा, तो वो ज्यादा देर तक जो है वो अपनी आईज ब्लिंक नहीं करेगा। अगर सपोज वो गुस्से में है, वो चुप करके बैठा ठीक है जी, अगर वो चुप करके बैठा हुआ है और आपको फील भी नहीं होने दे रहा कि मैं इस जगह से बोर हो रहा हूँ और वो कुछ भी नहीं, तो आप फिर जो है उसकी आंखों में आई टू आई कांटेक्ट करके आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं। बिकॉज क्या है कि वो आई ब्लिंक नहीं करेगा। जैसे कि कोई इंसान अगर आप चाहते हो कि झूठ किसी का पकड़ना है या जो है वो ज्यादातर जो है कन्वर्सेशन में झूठ इस्तेमाल कर रहा है, तो वो जो है वो ज्यादा आईज ब्लिंक करेगा। जब भी आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे वो आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं करेगा आपसे और वो ज्यादा जो है वो अपनी आईज को ब्लिंक। तो अगर कोई किसी से इज़हार मोहब्बत करते हुए ज्यादा आंखें ज्यादा पलकें झपक रहा है तो इसका मतलब है झूठ बोल रहा है, बेवफा है, ये समझे हम समराना। इसका मतलब है बी अवेयर हो जाए। झूठ जो है तो देखिए कुछ लोगों को तो आदत होती है इस तरह ब्लिंक करने की, सॉरी, बट ये है कि ये एक प्रोमिनेंट आपकी अच्छा व्हाट अबाउट द पीपल, हर किसी का चेहरा, जैसे मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ, मुकम्मल क्लियर नहीं होता ना। अब जैसे आजकल बियर्ड का बड़ा ट्रेंड है, बियर्ड से कवर है, ग्लासेस पहनी है, माथा भी आपने कहा ज्यादा चौड़ा, कुशादा पेशानी नहीं है, बाल बाल हैं। हाउ टू डिटेक्ट समहाउ कि भाई अंदर क्या चल रहा है? कुछ ऐसे मोटे मोटे एक्सप्रेशंस भी हैं जिनकी बेस पे हम कुछ अंदाजा लगाएं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। अच्छा जी, बेसिकली फेस रीडिंग में एक्सप्रेशन से ज्यादा हम लोग जो फीचर्स हैं ना उनसे ज्यादा जज करते हैं। जैसे सपोज अगर किसी की जो नाक है वो लंबी है और बड़ी नाक है तो हमेशा वो बंदा जो है वो सक्सेसफुल लाइफ उसके हिस्से में आएगी और वो काफी जो है वो ग्रोथ करेगा और वो ज्यादा जो है वो क्रिएटिव होगा। अच्छा, नाक ठीक और जिन लोगों की लंबी है छोटी है नहीं है सक्सेसफुल अगर नाक पे माना है आयशा तो फिर गुजारा मुश्किल है। जी 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 प्लीज समराना। अच्छा, मोस्टली जिन लोगों की नाक चौड़ी है या बड़ी है तो उन लोगों से थोड़ा सा बच के भी रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा ऐसे लोग जो है आप बात कर रही हैं समराना, मेरे ज़हन में लोग आ जा रहे हैं जिनके फीचर्स की आप बात कर रही हैं। ठीक है, अच्छा वो लोग किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं? सॉरी वी मिस द पॉइंट। अच्छा, और चीज बताती हूँ। जी जी सबसे प्रोमिनेंट जो है आपकी फेस में जो फीचर्स है जो बिल्कुल आपके अंदर तक आप इंसान के झांक सकते हो, वो है आपकी आंखें। आंखें कहते हैं ना शख्सियत का आईनादार होते हैं। इधर से कोई शेर व शायरी तो नहीं आने वाली आंखों पे बहुत कुछ है आंखों पे कहने को। अच्छा तो आंखें, अच्छा आंखों का जो साइज है, आई मीन फॉर एग्जांपल छोटी आंखें, बड़ी आंखें, मोटी आंखें, गोल आंखें, कलर्ड आंखें, डिफाइन करती हैं आपकी पर्सनालिटी को? बिल्कुल, मैं इसी तरफ अभी आने वाली थी कि जो है आपकी आंखें आपकी शख्सियत का आईनादार होते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग जो है वो झूठ सच किसी का पकड़ना है तो इससे। अच्छा, जिनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं, ऐसे बंद होती हैं आंखें, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, तो थोड़ा सा जो है उनसे बच के रहना चाहिए वो। हाँ जी, अच्छा। उन लोगों से थोड़ा सा आप बच के। अच्छा, जिन लोगों की आंखें जितनी बड़ी होती हैं, जितनी जो है वो चमक वाली शाइन
वाली जितनी आंखें होती हैं वो लोग उतने दिल के मासूम होते हैं और साफ अच्छा दिल होते हैं। समराना, कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है ना कि यार ही इज नॉट अ गुड लायर या शी इज नॉट अ गुड लायर, तो वो हम किस बेस पर कहते हैं कि हम खुद से डिटेक्ट कर लेते हैं कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली कि ये अपने फीचर्स जो है ना उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता उनका और वो पकड़े जाते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं? अच्छा जी, क्या होता है बेसिकली हम कैसे पकड़ते हैं या कोई किसी को इजी पकड़ना है तो उसका क्या होगा? मोस्टली जो लोग झूठ बोल रहे होते हैं वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनका फोकस हमेशा खराब रहेगा। जब भी वो आपसे बात करेंगे तो आप आई टू आई कांटेक्ट नहीं करेंगे या वो कुछ मूवमेंट करते रहेंगे, ठीक है? जैसे वो जो टांग का हिलाना, जैसे ये है कि अपने बाजू का हिलाना या आपसे आंखें जो है वो लोग जो चुराएंगे तो आप इजीली आराम से आप पकड़ते कि ये बंदा जो है वो झूठ, हाँ किसी का कॉन्फिडेंस लेवल झूठ बोल बोल के बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली हम इन चीजों से लेकिन जो है वो डिटेक्ट ये कर सियासतदान लेते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आंखें भी नहीं झपकते, हाथ पांव भी नहीं हिलाते, हालांकि बहुत वक्त झूठ बोल रहे होते हैं। नॉट अक्सर बट या सर ये लोग बड़े ट्रेंड होते हैं, इनको जो है वो पता चल जाता है कि हाँ क्या एक्सप्रेशन देना है, तो जो लोग अब ट्रेंड है तो उनको तो फिर जो है वो उनकी पकड़ जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, बाकी ऑलमोस्ट। अच्छा, हम अगर परसेंटेज में बात करें समराना, ऑन अ सीरियस नोट, हम अगर परसेंटेज में बात करें, कितने % आप किसी की पर्सनैलिटी को बाय हिज और हर फेस डिटेक्ट कर सकते हैं? उसके फीचर से कितने % आप अंडरस्टैंड या रीड कर सकते हैं? ऑलमोस्ट जो है वो 60 to 70% जो है पर्सनालिटी एनालिसिस आप फेस रीडिंग से इजीली कर, जैसे मैंने आपको छोटे छोटे ट्रिक दिए, ये आप लोगों ने जो है इन पे जरूर जो है वो प्रैक्टिकली इनको चीजें चेक कीजिएगा तो आपको काफी अच्छे जो है इस मामले में आपने बहुत रेलेवेंट बातें की हैं और मुझे था कि इतना जेनेरिक टॉपिक है, इस पे हम एज लाइक टेक्निकल एंगल से क्या बात कर सकते हैं, तो आपने बड़ी अच्छी हमें समझ आने वाली बातें की हैं। ज़्यादा एक्सप्रेशंस छुपाने में, अगर मैं जेंडर्स की बात करूं, मेल्स फीमेल्स, ज़्यादा एक्सप्रेशंस छुपाने में कौन एक्सपर्ट होता है कि मेरे अंदर ये चल रहा है लेकिन ऊपर से एवरीथिंग सीम्स ओके, ऐसे ज़्यादा कौन बेहतर करता है आपके ख्याल में? फीमेल जो होती हैं वो बड़ी एक्सपर्ट होती हैं, बड़ी माहिर होती हैं, ये एबिलिटी जो है उनको जेनेटिकली मिली होती है कि वो जो है अपने एक्सप्रेशन जो है हाइड कर लेती है। मोस्टली हम कहते हैं ना पता ही नहीं लग रहा झूठ बोल रही है सच बोल रही है तो उनके पास जो है वो बड़ी एबिलिटी होती है एक्सप्रेशंस को छुपाने की। अच्छा, कंपैरेटिव टू जो मेंस होते हैं वो अपनी गुस्सा, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशंस जो है वो ज्यादातर नहीं छुपा सकते। मेरे ख्याल से समराना इसके ऊपर इस पर सर्वे करवाया जाएगा ना तो खवातीन जो है ना वो एतराज बड़ा करेंगे इस बात से। हमने आंखों को जेनेरिक उसमें ले गए, मुझे लगता है आंखों पे इन पर्टिकुलर एक पूरा सेगमेंट हो सकता है। एग्जैक्टली, इस पे सर्वे हो चुका है, इस पे जो है वो सर्वे ऑलरेडी हो चुका है। हाँ जी, सर्वे इस पे हो चुका है और जो है इसके रिजल्ट्स जो मैं आपको बता रही हूँ वही हैं इसके रिजल्ट्स। ठीक है। अच्छा, जो लोग, आपने कहा कि लास्ट क्वेश्चन है कि आंखें बोलती हैं या आंखें शख्सियत का आईनादार होती हैं, किस हद तक एक्सप्रेसिव होना, बहुत से लोग किस हद तक आंखों को एक्सप्रेशन का जरिया समझते हैं या आंखों से जो एक्सप्रेशंस हैं वो किस हद तक आपके अंदर की बात पहुंचा, ये किस हद तक स्ट्रांग होता है ये एक्सप्रेशन आंखों का जो है, इस हवाले से बताइए। साइंटिफिकली एक प्रूवन थिंग है कि जो आंखें होती हैं वो आपकी शख्सियत का आईनादार होती हैं और आंखें बोलती हैं। बड़ी पोएट्री लिखी गई है इस चीज पे और जो है वो बड़े आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, रोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। जी, बड़े इस पे तजुर्बे है। हाँ तो आंखें जो है बिल्कुल शख्सियत का आईनादार है। आप झूठ सच जो है किसी का आंखों से बहुत इजीली जो है पकड़ सकते हैं अगर आप आपके एनालिसिस और आप इंट्यूशंस जो है वो स्ट्रांग हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।